बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और एक सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा था कि बहुत ज़्यादा हमजा मैंने देखा है यंग एज में लोगों के बाल वाइट हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? हाँ, इसकी क्या वजह है? मतलब मैंने भी फिर जब ये इकरा ने सवाल किया तो हमने थोड़ा सा ना देखना शुरू किया कि कोई रिसर्चेज इसके ऊपर हुई हों। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हमारे सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि पता नहीं कितने सदियों से ये कहा जाता है कि इंसान का जो ज़हनी तनाव है उसका ताल्लुक है कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। ये हमने वैसे ही सुन रखा है, कोई किसी के बाल सफ़ेद है उसको इंसान कहता नहीं यार तुम्हें क्या टेंशन है, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर एक तहकीक की है। मुहक्किकीन जो हैं, रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये पहली दफ़ा बताया है कि वाकई ही इसका रिलेशन निकला है कि अगर आपका ज़हनी तनाव है तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। में ये बात लेते हैं ना कि भाई ये कोई टेंशन लेते इसलिए इसके बाल जल्दी सफ़ेद हो गए, लेकिन अब तो रिसर्च आ गया और उस रिसर्च में ये बात आई है तो बड़ी हैरानकुन बात है। वन ऑफ द फैक्टर्स है, मतलब दीगर फैक्टर्स भी हैं लेकिन इस फैक्टर को उन्होंने जो है देखा और इसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। अब उन्होंने 14 लोगों का डेटा लिया और उनके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे। तो उन्हें मालूम हुआ कि लोगों को कहा गया कि अपनी डायरी बनाएं, हिस्ट्री बनाई जाए कि आपको कब कब आपने ज़हनी तनाव जो है वो फील किया। तो जब लोग ज़हनी तनाव का शिकार हो जाते थे, कोई टेंशन होती थी, तो उसके बाद देखा गया कि उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी थी जो उन्होंने रिसर्च में देखी, वो ये देखी कि अगर टेंशन को कम कर दिया जाए, ज़हनी तनाव से छुटकारा हासिल करवा लिया जाए जवानों को, तो फिर बाल वापस स्याह भी हो सकते हैं। एक शख्स को छुट्टियों पे भेजा गया उनमें से, और जब वो वापस आया तो ये देखा गया कि 5 बाल जो उसके थे वो काले हो चुके थे, असल हालत में, पहले वाली हालत में वापस आ चुके थे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी कि जिस तरह हम देख रहे हैं यंग जनरेशन जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा ज़हनी तनाव का शिकार है और उस तरह से उसके बाल जो हैं उनके वो भी वाइट होते जा रहे हैं। तो वो जो है ना ये ज़हनी तनाव से अपने आप को निकालें, अपने आप को फ्रेश करें, तो फिर वो वापस जो है ना उनका कलर जो है बालों का दोबारा से नेचुरल हो जाएगा। क्वेश्चन हुआ रिसर्चर से, क्या बूढ़े शख्स जो है, बूढ़े लोग हैं, उन लोगों के बाल भी हो जाएंगे? उनका जी कि हमें ऐसा लगता नहीं है कि उनके बाल भी वापस स्याह हो जाएंगे, लेकिन नौजवानों के अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि 100% चांसेस हैं कि बाल वापस स्याह हो जाएंगे, लेकिन कोशिश की जाए तो ऐसा हो जाएगा। हम वो अब चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ें तब्दील की जाएं तो बाल वापस जो ब्लैक हो जाए, जो भी उसका अपना ओरिजिनल कलर है वापस आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो ये एक रिसर्च थी कि जो बाल हो जाते हैं लेकिन टेंशन से, भाई अब ये वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी वाले बता रहे हैं कि होता है, आपके बाल जो है सफ़ेद जल्दी हो। तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, अपने आप को रिलैक्स रखें, तभी आप जवान और खूबसूरत भी दिखेंगे। जो काला कोला आपने लगाना है, बाद में अपने बाल काले करने हैं ना, उससे बेहतर है कि वो वाली टेंशन से बेहतर है पहले टेंशन ना लें, पहले आप लोग रिलैक्स रहें ताकि बाल आपके उस वक्त से ही जब आप बूढ़े हो रहे हो तब ही सफ़ेद हो। ये ट्रिगर करता है। स्किन पे भी होता है ना, फ़र्क पड़ता है वैसे इससे कि स्किन भी फ्रेश आपकी दिखती है। अगर आप हंसते मुस्कुराते रहें और फ्रेश रहें तो आप खुद भी हेल्दी रहते हैं। बात ये है, देखने वालों को भी आप अच्छे लगते हैं अगर आप स्माइल कर रहे होते हैं। खैर, हम जो है बात करेंगे खतरे की घंटी की जो बजाई गई असद उमर साहब की जानिब से। सरबराह हैं वो NCOC के, उन्होंने कौम को खबरदार किया है, कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर आने के खतरात हैं और ये बात माहिरीन तकरीबन 15 दिन पहले से कर रहे थे। और ये भी कहा जा रहा था बार बार कि SOPs पर अमल दरामद करें, उसका ख्याल रखें। लेकिन अब असद उमर ने कहा है कि NCOC में जो कोरोना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी बुनियाद पर जायज़ा भी लिया गया, जिससे पता चला है कि पाकिस्तान में जुलाई में कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि SOPs पर अमल ना करने से कोरोना बढ़ेगा। और मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम का भी उन्होंने जिक्र किया है कि ये जारी अगर नहीं रहता तो उस सूरत में कोरोना की चौथी लहर का खतरा है, यानी कि अगर हम लोग खुद को वैक्सीनेट नहीं करवाते तो फिर ये खतरा बढ़ जाएगा। उन्होंने ये कहा कि शहरी कोरोना SOPs पर अब अमल करें दोबारा से। हमने देखा कि हम एहतियात का दामन छोड़ चुके थे और जितना जल्द मुमकिन हो खुद को वैक्सीन लगवाएं। ये बहुत ज़रूरी है हमजा। देखा जाए तो जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि शरह कम हो रही है, एकदम से अब दोबारा से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है, लेकिन
ऐसे में ये जब अगर शरह कम होती है तो हमें जो है ना एहतियात का दामन अपने हाथ से बिल्कुल नहीं छोड़ना, बल्कि SOPs पर वैसे ही अमल करना जिस तरह से हम करते आए हैं। अगर कोयटा की बात की जाए तो वहाँ ज़िला इंतज़ामिया ने वैक्सीनेशन ना करवाने वालों पर सरकारी दफातर, तफरीही मकामात, बैंक्स और शॉपिंग मॉल्स में आने पर पाबंदी भी आयद कर दी। उन्होंने कहा कि जो अपने आपको वैक्सीनेट नहीं कराएगा वो फिर ना यहाँ पे दाखिल पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, सख्ती की जा रही है। एलामिया इम्प्लीमेंटेशन भी हो गई है। इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। एलामिया में कहा गया है कि वैक्सीनेशन ना करने वाले अफराद को सरकारी दफातर और तफरीही मकामात पर नहीं आने दिया जाएगा। शादी हॉल्स में भी बगैर वैक्सीनेशन कार्ड के मेहमानों को आने की इजाज़त नहीं होगी। तो बहुत अच्छा किया शादी कार्ड के साथ साथ वैक्सीनेशन कार्ड। हाँ, पहले आप व्हाट्सएप करेंगे आपने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई। दूसरी जानिब एक नई तहकीक में कहा गया है कि फाइज़र और मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन नौजवानों में दिल के अमराज का सबब बन सकती हैं। अमरीकी इदारे FDA के मुताबिक फाइज़र, बायोएनटेक और मॉडर्ना वैक्सीन की जो फैक्ट शीट है उसमें एक तंबीह फौरी तौर पर शामिल की जा रही है। बिल्कुल, और उसमें ये भी कहा गया है कि जो तहकीक के मुताबिक नौमर और नौजवान जो लोग हैं उनमें दिल की सोजिश से मुतालिक ये जो है ना चीज़ें सामने आ रही हैं और हार्ट का उनको थोड़ा सा इशू हो रहे हैं। जो बच्चे, जो यंग लोग हैं जो लगवा रहे हैं फाइज़र या मॉडर्ना। ये गाइडलाइंस अब क्यों जारी की गई हैं, क्यों इस खदशे का इजहार किया गया है, जानने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर ऑफ एपिडेमोलॉजी, नेब्रास्का यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राशिद चौटानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राशिद चौटानी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, पहले ये फाइज़र और मॉडर्ना वाले मामले की बात कर लेते हैं। क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आ रहे हैं जिसके बाद ये तंबीह कर दी गई है FDA की जानिब से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नज़र आए हैं मेल्स के अंदर, एडोलेसेंट्स के अंदर, यंग मैन के अंदर। essentially 12 to 14 to an extent 12 to higher age 30 years old के अंदर मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस जो इन्फ्लेमेशन होता है हार्ट का वो नज़र आया, लेकिन बहुत ही कम रेयर केसेस के अंदर नज़र आया है। यानी इतना रेयर है कि 13 आउट ऑफ 1 मिलियन केसेस के अंदर देखा गया है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं। और जो है तकरीबन आप ये समझें कि 340 के करीब केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसके अंदर से मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो हैं तकरीबन 300 केसेस ऑलरेडी हॉस्पिटल से रिलीज़ हो चुके हैं सेहतयाब होके, और जो है 14 को तो एडमिट भी नहीं होना पड़ा और 9 इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर हैं। तो कुछ नज़र आ रहा है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि नौजवानों में देखे जा रहे हैं और वो मर्द नौजवानों में देखे जा रहे हैं। तो ये कि अब CDC इस वक्त ये कह रही है कि ये वैक्सीन अभी भी सेफ है। द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ वैक्सीन इज बेटर देन नॉट हैविंग द वैक्सीन। और जिन लोगों के अंदर साइड इफेक्ट्स में कोई मोर्टेलिटी अब तक नजर नहीं आई है, उसके अंदर डेथ नहीं हुई है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भी अब तो 1 करोड़ 30 लाख फाइज़र वैक्सीन मंगवा रहे हैं, उन्होंने ऑर्डर कर दिया है। क्या पाकिस्तान को अपने फैसले पर दोबारा से अमल देखना पड़ेगा एक दफ़ा इसको, कि क्या उन्होंने ये फैसला ठीक किया है, वो इसको वापस भी ले सकते हैं इस तरह के केसेस आने के बाद? जो वैक्सीन जो हैं इस वक्त जो नज़र जो आ रहा है वो ये कि साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है कि जिसकी वजह से वैक्सीन को बंद कर दिया जाए। तो अभी जो है वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हर सूरत के अंदर मेरा तो ये है कि आप पेशेंट को ही कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर जिस तरह SOPs पे अमल जो नहीं किया जा रहा वहाँ पे और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो 4th वेव जुलाई के अंदर आएगी और उसमें और बहुत लोग जान बाहक होंगे। तो उससे पहले SOPs पे अमल करें और जितने भी लोग वैक्सीन लगा सकते हैं लगाएं, क्योंकि अगर डेल्टा वेरिएंट जो कि स्प्रेड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर वो स्प्रेड हो गया तो फिर और म्यूटेशंस होंगी। उसको ख़त्म करने के लिए वैक्सीन लगाना और प्रोटेक्शन लेना इसी वक्त बहुत ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, हमने देखा जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नौजवानों के अंदर कुछ केसेस इसके सामने आ रहे हैं। एस्ट्राजेनेका की बात कर ली जाए तो ख़वातीन के लिए मना कर दिया गया था, फिर 40 साल से नीचे के जो मर्द थे उनके लिए भी रोक दी गई थी एस्ट्राजेनेका। तो क्या फाइज़र और मॉडर्ना के लिए भी आप देख रहे हैं कुछ ऐसी गाइडलाइंस आ सकती हैं कि इस उम्र वाले लोगों को ना लगाई जाए? इस वक्त तो ऐसी कोई गाइडलाइन नज़र आ नहीं रही है मुझे। अगर ये देखा गया कि कोई जो है इसमें डेथ हो रही है या और बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट्स हो रहे हैं और बेनिफिट ऑफ गेटिंग अ वैक्सीन इज लेस दैन द साइड इफेक्ट्स, देन फिर उसके बाद आप ये इस चीज़ पर गौर कर सकते हैं। इस वक्त बेनिफिट ऑफ टेकिंग अ वैक्सीन इज मच हायर देन ऑल दीज साइड इफेक्ट्स। देखें, हर वैक्सीन जो कि दुनिया के अंदर इस वक्त लगाया जाता है उसमें हर वैक्सीन के अंदर, इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट वैक्सीन, अगर आप पेनिसिलिन को देखते हैं तो पेनिसिलिन के भी साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन मेडिकेशन है जो कि लोग यूज़ करते हैं।
तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स कितने बुरे हैं, क्या उसमें जानें ज़ाया हो रही हैं और कितनी जानें ज़ाया हो रही हैं, ये सब देखने के बाद ही फैसला किया जा सकता है कि किसी वैक्सीन को मार्केट से पुल किया जाए कि ना किया जाए। इस वक्त ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि मार्केट से इन दोनों वैक्सीन को पुल किया जाएगा। और अगर हम देखते हैं एस्ट्राजेनेका को और मॉडर्ना और फाइजर को, तो मॉडर्ना और फाइजर के साइड इफ़ेक्ट्स इतने बुरे नहीं हैं जितने कि एस्ट्राजेनेका के थे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि सर ये सेफ़ है, ये वैसी जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं ये देखते हुए प्रोएक्टिव एक अप्रोच है कि पहले से देख लिया जाए। तो क्या कुछ लोगों को सजेस्ट भी किया जा रहा है जो फाइजर लगवाना चाहते हैं या मॉडर्ना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं कि पहले अपनी ये चीज़ें चेक करवा लें, ये टेस्ट करवा लें, या फिर आपको ये बीमारी है तो नहीं लग सकती, या सेफ़ है बिल्कुल सब लोग लगवा सकते हैं? इस वक्त सब लोग लगवा सकते हैं, लेकिन आपने जिन लोगों ने लगाया है उसके 3 हफ्ते के बाद, सेकंड शॉट के 3 हफ्ते बाद तक अगर आप देख रहे हैं कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो आपको यू नीड टू गो एंड सी योर फिजिशियन। और जो है गाइडलाइंस इसलिए ये आती हैं, निकलती हैं कि फिजिशियंस, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और जो लोग हेल्थ केयर जो टेक केयर करती है पेशेंट्स की, ये पता हो कि इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, तो वो उस पे फिर उसका इलाज कर सकें। ये तमाम चीज़ें मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये सब इलाज इनका मौजूद है ऑलरेडी, तो इनका इलाज किया जा सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनने से आप हमारे साथ मौजूद थे। अब हम चौथी लहर की भी बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर नशीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल डॉक्टर नौशीन साहिबा, जिस तरह से असद उमर साहब ने भी कहा है कि चौथी जो लहर है उसका खदशा बरकरार है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या हिकमत अमली अपनाएगी और आवाम को क्या करना है ऐसे में? देखिए जी, जिस तरह से हमने देखा है कि जब पहले भी हमारी जो 3 वेव्स आई थी उसमें यही हुआ था कि जब पाबंदियां उठाई जाती और रिलैक्सेशन दी जाती हैं, जिस तरह से अब पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारी पाबंदियां थी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बंद थे, इंडोर आउटडोर डाइनिंग सब बंद थी, ट्रांसपोर्ट के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, मार्केट्स जो थी वो 2 दिन के लिए बंद थी, टाइमिंग उनके रिस्ट्रिक्टेड थे, और इसी तरह ऑफिस में 50% अटेंडेंस थी। अब चूँकि जो हमारा रेशियो था पॉजिटिविटी का वो 2 से नीचे आ गया था, तो ये बहुत सारी पाबंदियाँ जो है ये उठा दी गई थी। तो जब ये पाबंदियाँ उठाई जाती हैं तो डेफिनेटली ये खदशा होता है कि दोबारा से केसेस में राइज, जिस तरह से पहली 3 वेव्स में देखा गया कि जब भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुले, मार्केट्स को रिलैक्सेशन मिली, ट्रांसपोर्ट में रिलैक्सेशन हुई, तो दोबारा से इजाफा होना शुरू हुआ। तो उसी के पेश नज़र वार्न किया गया है कि चूँकि पाबंदियाँ उठाई गई हैं तो अवाम अगर SOPs को अमल दरामद करेंगे और जिम्मेदारी का सबूत देंगे तो हम इस 4th वेव से बच सकते हैं। तो इसलिए असद उमर साहब ने वार्न किया है कि लोग जो है वो जिम्मेदारी का सबूत दें, क्योंकि बहुत हद तक ये चौथी वेव जो है ये लोगों के रवैयों के ऊपर जो है डिपेंड करेगी। अगर लोग उसी तरह से अपना, इस तरह से हुकूमत ने इंस्ट्रक्शन दी है और SOPs इशू किए हैं कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, तो ये मैं समझती हूँ कि हम इससे बच सकते हैं। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त यही है कि अवाम हुकूमत की बताई हुई तमाम हदायत पे अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो खदशा है हम उससे बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बातों से लग रहा है कि माजी के ट्रेंड को देखते हुए ये फैसला किया, ये मतलब कि खदशा जाहिर किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोरोना की बात कर रहे थे असद उमर साहब, अगर हम देखें 935 केसेज हैं गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर, 1.99% मुस्बत केसेस की शरह है। अगर हम इसको देख रहे हों तो समझ नहीं आती है कि ऐसा कोई खदशा मौजूद है, लेकिन माहिरीन भी 15-20 रोज़ पहले से ये बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ना, जब लोगों का इंटरेक्शन बढ़ेगा, लोगों को आप सारी नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू होंगी, तो फिर अगर उसके अंदर SOPs पे अमल नहीं करेंगे लोग, क्योंकि आगे हम सबको पता है कि जब फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं प्रैक्टिस की जाती, मास्क के इस्तेमाल नहीं किए जाते, तो डेफिनेटली कोरोना के फैलाव का जरिया हम सबको पता है कि किस तरह से कोरोना फैलता है। तो अभी तो ये पाबंदियाँ मौजूद थी, बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हुई थी, जिसकी वजह से लोगों के इंटरेक्शन कम थे। जब इंटरेक्शन खुलता है तो फिर उसके बाद तो डेफिनेटली खदशा होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, यानी कि कोई नया वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट है उसकी वजह से ये खदशे का इजहार नहीं किया गया है? देखिए, वेरिएंट तो इस वक्त मौजूद है और हम उसके बारे में अभी हमें बहुत ज़्यादा उनके बारे में हमें नहीं पता कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे, मगर डेफिनेटली जब एक वेरिएंट से बंदा इन्फेक्ट हो जाता है
तो दूसरा वेरिएंट जो है वो कई दफा वो आपको दोबारा से रीइंफेक्शन का सबब बन जाता है। इसलिए जो लोग एक दफा इफेक्ट हुए हैं उनके अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, हम लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि इम्यूनिटी अब डेवलप हो गई है और अब सेफ हो गए हैं, मगर ये वेरिएंट की वजह से चांसेस हैं कि वो दोबारा से भी इन्फेक्ट हो जाए। इसलिए बार बार जो है वो टेस्ट यही किया जा रहा है कि SOPs पे अमल करें, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है किसी किस्म की भी वेरिएंट से या कोरोना की फैलाव को बचने के लिए। ठीक है डॉक्टर नशीन अहमद साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात थी तो इकरा मालूम ये हुआ कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम चौथी लहर की लपेट में भी आ सकते हैं और अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। जो कि खतरे की घंटे भी अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब हम चौथी जो वेव है उसका भी खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। तो ऐसे में हमें हमजा SOPs के ऊपर बिल्कुल भी उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करी, उस पर अमल करना है और साथ ही साथ अपने आप को वैक्सीनेट लाजमी करवाएं, चाहे जो भी वैक्सीन। और जुलाई में एक इवेंट आ रहा है, वो इवेंट है बड़ी ईद, बकरीद, वो आ रही है, कुर्बानियाँ आपने करनी है। और असद उमर साहब ने पहले ये बात की थी कि हमारी ख्वाहिश है कि हमें बड़ी ईद पर चीज़ें बंद ना करनी पड़ रही हैं, तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अब हमें एहतियात करनी है बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमने देखा कि ईद उल फितर पे जिस तरह से सूरत हाल थी काफ़ी ख़राब थी, तो हम चाहते हैं कि ईद उल अज़हा पे सूरत हाल जो है वो नॉर्मल रहे, आप अच्छे तरीके से अपनी कुर्बानी करें, ईद सेलिब्रेट करें। तो ये जो चीज़ें हैं इनके साथ साथ हम लोगों को वैक्सीनेट लाजमी करवाना है अपने आप। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम कुछ मौसम की बात कर लेते हैं कि जब देखा रात को मौसम बड़ा अच्छा हो गया था, लाहौर के अंदर आंधी चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा बिजली भी चमक रही थी, बारिश भी हुई, अभी भी बूंदाबांदी सुबह में भी हो रही थी, तो मौसम ज़रा अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा मौसम है। और इसी सारी सूरत हाल में हमजा हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी 92 न्यूज़ की नुमाइंदा सादिया निसा। सादिया, इस वक्त आप मौजूद हैं, मौसम कैसा है और क्या इंजॉय कर रही हैं मौसम को सुबह सुबह? आज बिल्कुल इस वक्त मैं शौकत खानम के करीब हूँ। मौसम तो आज बहुत ही ज़्यादा दिलफरेब हो चुका है। सुबह से ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, काले बादलों ने बसेरा किया हुआ था, गर्मी का जो जोर है हवा चलने से ही टूट चुका है। और आपको ये बताती चलूँ कि ये जो हवाएं चल रही हैं ये 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज सारा दिन महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुनाई है। लाहौर के कुछ इलाकों में तो मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल जमकर बरस रहे हैं, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी है। लेकिन मजमूई तौर पर पूरे लाहौर की बात की जाए तो आज सूरज दीदार नहीं करवा रहा, सूरज की छुट्टी हो चुकी है, बादलों ने बसेरा किया हुआ है, तो मौसम तो बहुत ही खुशगवार हो चुका हुआ है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। तो अब्र रहमत बरसने से गर्मी की छुट्टी होगी है, शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं, गर्मी का जोर बहुत दिन बाद टूटा है। तो आइंदा कुछ रोज तक मौसम के मुतालिक ये खुशखबरी नहीं है, बस ये सिर्फ आज ही के दिन मौसम रहेगा। लेकिन आज सारा दिन बादल इसी तरह जलथल के साथ बरसते रहेंगे। हवाएं जो है 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। हवा में नमी का जो तनासुब है वो 81% रहेगा। ये बारिश तो दोपहर तक चलेगी, दोपहर के बाद कुछ देर के लिए सूरज दीदार करवा सकता है, लेकिन आज उतनी ज्यादा गर्मी की शिद्दत नहीं जाएगी। तो शहरी बहुत खुशगवार है। जौहर टाउन का इलाका, किनाल रोड, इस वक्त गुलबर्ग, इन सब में बारिश हो रही है। वाबदा टाउन और कुछ टाउनशिप के इलाके, ग्रीन टाउन के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी देखी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। सादिया, ये भी बताइएगा क्योंकि वीकेंड है, अगर बारिश की जो है मतलब गर्मी की छुट्टी हो रही है तो लोगों की भी छुट्टी होने वाली है, लोग भी इंजॉय करने का सोच रहे हैं। लाहौरियों के चेहरे आप कैसे देख रही हैं? जो बाइक पे भी जा रहे हैं उनके चेहरे कैसे हैं? जो लोग गुजर रहे हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं आपको? आप ये देख सकते हैं कि लाहौरी अपनी छुट्टी तो नहीं करते, लेकिन वो छुट्टी के दिन को खुशगवार बनाने के लिए खाबों की दुकानों का रुख कर लेते हैं। खाने पीने के लाहौरी बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो देखा ये गया कि सुबह सुबह चाय पराठा की दुकानों पर नाश्ता, लोगों ने कहा घर में क्यों करना है चाय पराठा, और इस तरह दीगर कुछ लोग हलवा पूड़ी भी खाते दिखाई दिए कि जी वीकेंड है, चलो छुट्टी वाला दिन है, गाड़ियों में ही बैठे हुए। कुछ ने पैक करवा ली कि चले ऑफिस में जाके खाएंगे, और कुछ तो बाकायदा जिनकी आज छुट्टी है वो घरों के लिए पैक करवा के ले जा रहे हैं। तो ये चीज़ें नजर आ रही है। सुबह चुके नाश्ता है तो इस वक्त समोसे वगैरह नहीं है, लेकिन इस वक्त हलवा पूड़ी का ज्यादा रश देखा जा रहा है, या चाय पराठा ज्यादा देखा जा रहा है। ठीक है, मास्क की वजह से सादिया हम आपका चेहरा तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से हमें पता लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हैं, आप बहुत ज्यादा जो है एक्साइटेड हैं। बहुत शुक्रिया आपका सादिया, आपने हमें किया कि मौसम कैसा है। मौसम बाकी बहुत अच्छा, मौसम बहुत अच्छा है। और साथ साथ हमजा लाहौरी जो वो ख्वाबों के रिश्ते से बताया सादिया ने शौकीन है, तो नाश्ते की जो पॉइंट्स हैं उन पर भी रश खासा देखने अच्छा जी, कल एक और चीज़ हुई और खदशा भी यही था और यही कहा जा रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 27 में से 26 अहदाफ हासिल करने के बावजूद
पाकिस्तान की हैसियत ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया। यानी कि जिस चीज़ का डर था वही हुआ है ना। 4 माह बाद पाकिस्तान की कारकर्दगी का दोबारा उन्होंने कहा कि जायज़ा लिया जाएगा और इस अहम मामले पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सरबराह की जानिब से जारी बयान में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान फिलहाल मॉनिटरिंग लिस्ट में रहेगा। आखिरी हदफ के हुसूल तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, जब तक आखिरी हदफ जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो जाता, पूरा नहीं कर ले तब तक। फैटफ के सदर का ये भी कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों के सीनियर कमांडर्स को सजाएं देने का हदफ पूरा करे और पाकिस्तान को फैटफ के नए एक्शन प्लान पर अमल, इन्वेस्टिगेशन के तरीकाकार में बेहतरी, जबकि दहशतगर्दों को माली मुआवनत देने वालों की छानबीन भी करना होगी। और हमजा इसके साथ बिल्कुल डू मोर वाला ही मुतालबा है। वफाकी वज़ीर बराए तमानाई जो है हमाद अज़हर, उन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 7 निकाती नए एक्शन प्लान पर हमें 2 साल का वक्त दे दिया, यानी कि 7 और चीज़ें जो है वो ऐड कर दी कि इन पे अमल दरामद करें, तो 2 साल का वक्त भी फिर दिया और 12 माह में प्लान पर अमल उन्होंने कहा कि किया जाए। उनका हमारी कोशिश है कि हम ये 12 माह में कर लें, 2 साल का हमें वैसे 2 साल का वक्त दिया। और खैर हमाद अज़हर साहब ने क्या कहा, पहले आपको वो सुना दें। 2 साल पहले 27 एक्शन प्लान में हम सिर्फ 5 निकात पे कंप्लाइंट थे। आज हम 27 में से 26 पे कंप्लाइंट हैं और 1 निकात है जिसको हम अगले सेशन में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल कर लेंगे। इन 2 साल के अरसे में जितनी पाकिस्तान ने कंप्लाइंस हासिल की है, फैटफ की तारीख में कोई और ऐसा मुल्क नहीं है। जो दूसरा एक्शन प्लान मनी लॉन्ड्रिंग का हमें मिला है वो कदरे लेस चैलेंजिंग है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में हम लो रिस्क हैं। ब्लैक लिस्टिंग का कोई खतरा मौजूद नहीं है और अब बहस इसी बात पे हो रही है कि ग्रे से हमने वाइट लिस्ट में कब जाना है। 2 साल पहले बिल्कुल ऐसी है, ब्लैक में जाने का तो कोई खदशा ही मौजूद नहीं है। अब बात ऐसी है कि अब यही मामला है कि हमने ग्रे से वाइट लिस्ट में किस वक्त जाना है। एब्सोल्युटली नॉट। हमें याद आता है जब इस तरह के अब ये फैसला भी हुआ है, ये चीज़ें सामने आई हैं, तो हमें वज़ीर आज़म साहब का एब्सोल्युटली नॉट ही याद आ रहा था। बिल्कुल ऐसे ही। साथ ही साथ हमजा अगर देखा जाए तो ये अब ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने के लिए हमें कितना वक्त दरकार होगा और क्या 2 साल के बाद जब हम ये अगर कर ही लेते हैं हदफ जो है अचीव कर लेते हैं, जिन्होंने 7 निकात हमें दिए हैं, तो उस पर भी उसके बारे में हमें ये कंफर्मेशन नहीं है कि हम लोग ग्रे लिस्ट से निकल आएंगे बाहर। ब्लैक लिस्ट में जाने का तो सवाल नहीं है। इकरा, मामला ये है कि पाकिस्तान ने जितनी काविशें की हैं उसको सराहा जा रहा है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छे इकदाम उठाए, लेकिन जो लेकिन है ना वहाँ पर मसला थोड़ा सा पड़ा है। हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान जितनी काविशें कर रहा है उसको मतलब मेरिट पर कुछ फैसले किए जाएंगे फैटफ की जानिब से, और पाकिस्तान अगर मेरिट पे शायद कल भी फैसला कर लिया जाता तो पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल चुका था, हम वाइट लिस्ट में आ चुके होते। हम अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जाइएगा। बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। जिस तरह से हम एजुकेशन को लेके भी बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं, तो अभी हम बात करेंगे कोरोना का, क्योंकि ख़तरा कम हो रहा है, तो उसके बाद जो तालीमी इदारे हैं उनकी मुश्किलात से वो बाहर निकल आए। जो तालिब उनके पढ़े हुए थे एजुकेशन हमारे स्कूल्स के ऊपर, अब वो खुल गए हैं। मगर ऐसे में अगर बात की जाए गर्मी की, तो सूरज जो है वो तो आग उगल ही रहा है और वालिदैन भी मुश्किल में पड़ गए हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए या ना भेजा जाए। ये आज के मौसम की बात नहीं हम कर रहे हैं, वैसे जून जुलाई के मौसम की बात कर रहे हैं, फिर अगस्त का मौसम की गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि आज कुछ मौसम अगर बेहतर हुआ है, कल रात को हुआ, तो पहले कितनी गर्मी पड़ रही थी और पेरेंट्स का खासे परेशान है कि मासूम बच्चों को स्कूल्स में भेजें ना भेजें, अगर भेजें तो कैसे भेजें। इस हवाले से एक ख़बर ये सामने आई है, अच्छी है या बुरी है, इस हवाले से तो हम बात करेंगे कि पंजाब में तालीमी इदारों को गर्मियों की तातीलात के सिलसिले में 2 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रखने की तजवीज़ पेश की गई। बिल्कुल। और स्कूल एजुकेशन ने गर्मियों की तातीलात के हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास को भी आगाह कर दिया हम, यानी कि अब सूबाई वज़ीर तालीम जो है छुट्टियों के हवाले से NCOC से मुशावरत भी करेंगे, उनको सिफारिशात पेश की जाएंगी कि किस तरह से जो है बच्चों को समर वेकेशंस पे भेजा जाए। इजलास में ये फैसला होगा, NCOC के इजलास के बाद ये फैसला कर लिया जाएगा। सुबह पंजाब में 5वीं के बाद 8वीं जमात का बोर्ड इम्तिहान ख़त्म करने का भी इंदिया दे दिया गया है और इस पर भी हमने बात करनी है। साथ ही इसका ऐलान सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास साहब ने किया है। और क्या 8वीं का इम्तिहान भी जो है बोर्ड का वो नहीं होगा, पहले 5वीं का जो है वो ख़त्म किया गया, अब उसी तर्ज पर अगर 8वीं का भी कर दिया जाता है तो वो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे उनके लिए क्या मैकेनिज़्म होगा, क्या पेपर्स के बगैर ही उन लोगों को भी प्रमोट कर दिया जाएगा। अच्छा हमदा, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात नहीं होंगी, क्योंकि तर्जुमान जो हैं महकमा तालीम वो कहते हैं कि स्टडिंग कमेटी में छुट्टियाँ ना करने से मुतालिक
ही फैसला हुआ, जबकि दर्जा हरारत ज़्यादा बढ़ने की सूरत में मौसम गर्मा की छुट्टियाँ भी दी जाती, मतलब उसके मुताबिक डिसीजन लेंगे, मतलब मौसम जैसा होगा उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। सिंध में तो वैसे ही आपको पता है कि बाद में स्कूल्स या तालीमी इदारे खोले गए हैं, पहले बाकी सूबों में खोल दिए गए थे। वहाँ पर आज भी देखा जाए तो 10% से शरह खासतौर पर सिर्फ कराची की बात कर ली जाए तो कोरोना केसेस की है, तो वहाँ पर तो ऐसा मामला हुआ। खैर ये सारी सूरत हाल है क्या, इस सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद सदर सर्विंग स्कूल्स मियाँ रिज़ाउर रहमान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे ये बातें। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग। सर ये सबसे पहले तो छुट्टियों की बात कर लेते हैं कि अगर ये तजवीज़ है, पहले हमने देखा इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, फिर गर्मी भी है, फिर आपकी जानिब से तजवीज़ आई कि स्कूल टाइमिंग्स तब्दील कर दी जाएँ, 6 से 10 बजे कर दी जाएँ या 6:30 से 10:30 कर दी जाएँ, कुछ ऐसा कर लिया जाए। उसको भी कुछ हद तक फॉलो भी किया गया, लेकिन अभी भी खदशात मौजूद हैं। आपके ख्याल में अब होना क्या चाहिए? देखिए जो टाइमिंग पीछे की गई है उसका तो बहुत फ़ायदा हुआ कि बच्चे अक्सर स्कूल 9:30 या 9 o'clock अपने बच्चों को स्कूल से घर भेज देते हैं, और इस टाइम में अगर टेम्परेचर को नोट किया जाए या उसको एनालिसिस किया जाए तो अमूमी तौर पे 35 डिग्री से कम रहा है। ठीक है। पिछला अगर आप 20 दिन का टेम्परेचर देखें 9 बजे का तो वो इससे कम रहा है। एक तो बहुत फ़ायदा हुआ, बच्चे रेगुलर स्कूल आते रहे और बहुत अच्छी अटेंडेंस रही। मेरा ख्याल है कि 90% बच्चे स्कूल आते रहे इस गर्मी के मौसम में भी, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा लोगों को एक आसानी दे दी जाए, कन्वीनियंस दे दी जाए, तो आप अपने रिजल्ट जो चाहते हैं मतलूबा वो मिल सकते हैं। छुट्टियां इस वक्त देना मैं समझता हूं कि नहीं देनी चाहिए। सिंध ने उसकी एक मिसाल कायम कर दी है, वो रोल मॉडल भी बन गया है। देखिए हमारी जो ब्रेन है वो भी एक मसल की तरह काम करता है। अच्छा, अगर हम अपने ब्रेन को चलता ही रहेंगे, बच्चे पढ़ने से कनेक्टेड रहेंगे, अपने सबक को पढ़ते रहेंगे, रीडिंग करते रहेंगे, राइटिंग करते रहेंगे, तो उनका ब्रेन भी काम करता रहेगा। वैसे ही इतना लंबा गैप रहा, बार बार एजुकेशन डिस्कनेक्ट होती रही। आप 20 दिन पढ़ाएं और उसके बाद दोबारा हम डिस्कनेक्ट कर दें तो फिर ब्रेन दोबारा रेस्ट मोड में चला जाएगा। तो बच्चे बड़ी मुश्किल से लर्निंग मोड में आए हैं, अब आप उनको लर्निंग मोड में रहने दें, टाइम और कम कर लें। अच्छा, ऐसा टाइम कर लिया जाए कि वो 6 बजे से 8 बजे कर लें, जिस तरह समर 6 कैंप से 9 बजे कर लें, समर कैंप की तरह कर लें। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की लर्निंग लॉस नहीं होगा। तो हमें इस वक्त फोकस भी यही करना है कि बच्चों का तालीमी हर्ज नहीं होना चाहिए। उनका पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। देखिए हम टीचर्स हैं, हम जब उनको आजकल स्कूल में डील कर रहे हैं ना, तो हमें अंदाज़ा हो रहा है कि बच्चे कितना पीछे जा चुके हैं। उनकी तो राइटिंग देखने के काबिल नहीं है, उनसे तो रीडिंग नहीं होती है, जो अब इतना वो पीछे चले गए हैं। शेक हुआ है बच्चों का, मतलब कि क्लास के अंदर आके कॉन्फिडेंस लेवल और होता है ना, जब टीचर सामने होता है, बाकी बच्चे भी साथ होते हैं, कॉन्फिडेंस कितना शेक हुआ है? सर कॉन्फिडेंस बहुत शेक हुआ है। उनकी जो आपस में बच्चों के साथ कम्युनिकेशन लेवल है वो बहुत बड़ा गैप आ गया है। टीचर्स का बहुत प्रॉब्लम आ गया है, टीचर्स भी अभी तक दोबारा से उस मोड में नहीं आ सके, फ्लो नहीं बन पाया। तो मैं समझता हूँ कि अब हमें दोबारा इसमें बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इस पर नज़रसानी फरमाएं। सिंध ने देखें सारे स्कूल्स को मिला के, सर्विंग स्कूल्स को भी, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को भी ये फैसला किया कि हमने स्कूलों में छुट्टियां नहीं देनी। बहुत अच्छा फैसला है, बच्चों की तालीम को फेवर जाती है, तो हमें तालीम को फेवर देनी है, बच्चों को फेवर देनी है। ये बहुत ज़रूरी है, ये नीड ऑफ द टाइम है। तो ये न्यू नॉर्मल में जाना पड़ेगा और इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बच्चों की टाइमिंग थोड़ी सी और पहले कर ली जाए और बच्चों को स्कूल के साथ मुंसलिक रखा जाए, बच्चे स्कूल आते रहें। अच्छा ठीक है, रिज़ाउर रहमान साहब, गवर्नमेंट की जानिब से जिस तरह से हम देखते हैं कि 5th के जो बोर्ड के एग्जामिनेशन थे उनको उन्होंने कहा कि वो नहीं होंगे, अब उसी तर्ज पे वो 8th क्लास के भी कह रहे हैं कि बोर्ड के एग्जामिनेशन जो है वो उन्होंने एक तजवीज़ दिया, एक इंदिया दिया कि ये भी अब नहीं होंगे। तो आप क्या समझते हैं ये फैसला ठीक है जो गवर्नमेंट करने जा रही है? देखिए मैं अपनी राय दे सकता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट मुझे लगता है कि ये गलत फैसला होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि देखिए बच्चे तो पहले ही चाहते हैं कि एग्जाम्स ना हों। हमने बच्चों को एक जो आप कह लीजिए कि उनको फोर्स ही कराया होता है, उनको एक विजन दिया होता है कि आप जब एग्जाम्स पास कर लेंगे तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी दी होती है। तो आपने बच्चों की वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म कर दी, आपने उनको एग्जाम्स का उनके माइंड से निकाल दिया, उनका टारगेट ख़त्म कर दिया, उनका चैलेंज ख़त्म कर दिया। हमने तो बच्चों को चैलेंज लेना सिखाना है, उसको अबूर कैसे करना है ये सिखाना है। ये तो उसके एक प्रोसेस हैं जो स्कूल में किए जा रहे हैं। उस प्रोसेस को अगर आप एंड पे जाके ख़त्म कर दें कि आपने पूरा साल तैयारी की है, अब आप पेपर ना दें, तो फिर आप बच्चे तो कहेंगे हमें अगले साल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये माइंड सेट डेवलप हो जाएगा, ये एक परसेप्शन बन जाएगी बच्चों की कि अगले साल भी हमें ये जो इंदिया दिया गया है, कि आप लोगों से पहले कोई बात की गई थी ये इंदिया देने से पहले कि हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं, या आपके लिए भी ये खबर थी? सर ये वैसे तो हमारे लिए भी खबर ही है, लेकिन इसमें होता ये है कि चूँकि ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। प्राइवेट स्कूल अपने पेपर्स खुद ही लेता है। तो प्राइवेट स्कूल को ऐसे हर्ज नहीं, प्राइवेट स्कूल ने पेपर लिए हैं अपने, सर्विंग स्कूल ने पेपर्स लिए हैं अपने। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को इससे बहुत इफेक्ट आएगा। अच्छा वो नुकसान सर ये भी तो
बताएं ना, चौथी लहर का कल खदशा जाहिर किया असद उमर साहब ने, और जुलाई की बात की जा रही है कि खदशा है, और जुलाई में हम ईद भी देख रहे हैं। हमें पता है कि जब कुर्बानी के लिए मंडियां लगती हैं, बच्चे भी वहाँ पर जा रहे होते हैं, उन पे कंट्रोल गवर्नमेंट किस हद तक खैर कर सकती है? तो ऐसे हालात में क्या उसी दौरानिए में गर्मियों की छुट्टियां भी हो जाएंगी, बच्चे भी घर रह लेंगे, कुछ बेहतरी आ जाएगी? आप नहीं समझते कि बेहतर फैसला हो जाएगा अगर छुट्टियां हो जाए? सर देखें, जो कोरोना साइंटिस्ट हैं ना, वो ये कहते हैं कि ह्यूमिडिटी में कोरोना के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जो टाइम हमें मिल रहा हो ना, उस टाइम को हमें बांट कर लेना चाहिए। ठीक है। और जो आप फरमा रहे हैं कि ईद के दिनों में चूँकि मिलना जुलना ज़्यादा होगा, वो ईद की डेफिनेटली छुट्टियां स्कूल्स में तो पहले ही शुरू हो जाएंगी। तो हम ये नहीं चाहते कि आप पहले से छुट्टियों को मिला के, बाकियों को मिला के जो गर्मियों की छुट्टियों वाला ये भी कर दिया जाए तो बेहतर ही नहीं हो जाएगा? सर वो ज़्यादा हो जाएंगी। बच्चों को इतना लंबा गैप नहीं देना चाहिए। इतना लंबा गैप आ जाए ना तो फिर बच्चों की आउटपुट वो सेम नहीं रहती है। आप बड़ी मुश्किल से उनको बेहतर आउटपुट की तरफ लेके आते हैं, और फिर दोबारा छुट्टियां आ जाएं, गैप आ जाएं, टीचर को फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर दोबारा ट्रैक पे लाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, या एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, या बच्चे को भी सोचना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि बार बार ऑन डी ट्रैक नहीं होने देना चाहिए बच्चों को। डी ट्रैक हो जाते हैं बच्चों को, क्योंकि उनका वो हर जुड़ता है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन रिज़ाउर रहमान साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से भी कहा गया कि जी पूरे मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम होना चाहिए, कुछ लोगों की तरफ से तनकीद भी की गई है इस निज़ाम के ऊपर। आप क्या समझते हैं यकसा निज़ाम तालीम को लेकर किस तरह से हम चल सकते हैं कि पूरा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इक्वल लेवल पे चले? निसाब की बात कर लीजिए खुसूसी तौर पे, और साथ बुक्स की बात कर लीजिए, प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी लेकिन सर सिंगल नेशनल करिकुलम तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई अप्रिशिएट इमरान खान साहब के, उन्होंने जो सोच है इसके इनिशिएटिव लिया, विजन बहुत अच्छा है। होना यही चाहिए कि एक करिकुलम होना चाहिए, हर स्कूल को, हर अदारे को, मदरसे को उसका पाबंद होना चाहिए, और उसके मुताबिक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इसकी जो आप रूह कह लें वो बहुत बेहतर है, और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है वो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे कि इन्होंने जो बुक्स पीसीटीबी ने अपनी जारी की हैं, वो बुक्स एक तो प्राइवेट स्कूलों के मेयार की नहीं है। अगर मेरा 2 क्लास का बच्चा है तो इनकी 4 क्लास की बुक जो है वो उसको मैच नहीं करती है। अगर मेरा 4 क्लास का बच्चा है तो वो काम वो 2 क्लास में पढ़ के आ चुका है, मैं उसको दोबारा कैसे पढ़ा दूँ, मैं उसको रिपीट क्यों करवाऊँ? तो एक तो ये प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा ये कि अगर इन्होंने जो बुक्स अपनी डिज़ाइन की हैं, इसके साथ साथ इन्होंने पब्लिशर से कहा था कि हम आपको एनओसीज देंगे और मार्केट में एक वसी तादाद होगी बुक्स की। तो अब मुझे नहीं लगता कि ये शॉर्टेज भी रहेगी। सर एनओसीज ये किसी को उम्मीद नहीं देंगे, क्योंकि इनकी प्लानिंग नहीं है एनओसीज देने की। उसके अंदर इतने मसाइल आ रहे हैं। 30 जून लास्ट डेट है एनओसी देने की, तो आज से 5 दिन के बाद आप देख लीजिएगा। रीज़न समझ आ रही है आपको? रीज़न ये है कि ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की गवर्नमेंट की बुक्स इंप्लीमेंट की जाए, और अपनी बुक्स इंप्लीमेंट करने के बाद उसकी आउटपुट ये चाहते हैं कि हम या तो प्राइवेट स्कूल को नीचे ले आएँ। तो हम तो सिर्फ ये गुजारिश करते हैं कि आप रोल मॉडल बने, आप गवर्नमेंट स्कूल लगाएं। लेकिन रिज़ाउर रहमान साहब, आप ये जो कह रहे हैं कि 2 क्लास के बच्चे और उनके 4th क्लास के बच्चे वो ऐसी बुक्स हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, तो क्लेम किया जा रहा है कि बड़ा कंसेप्चुअल जो है ये बुक्स को लाया गया है, करिकुलम बड़ा कंसेप्चुअल डिज़ाइन किया गया है। और कुछ तो ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि पहले अगर 16 होते थे चैप्टर्स, अब 32 चैप्टर्स कर दिए गए। वो तो कह रहे हैं कि हमने थोड़ा सा बेहतर किया इसको। 2006 में सर नेशनल करिकुलम बना था, और 2021 में दोबारा सिंगल नेशनल करिकुलम बना है। 16 ईयर्स के गैप के बाद इन्होंने इसके अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं या बेहतरी लेके आए हैं। तो प्राइवेट स्कूल ने 16 ईयर्स का वेट नहीं किया था, प्राइवेट स्कूल साथ साथ एड ऑन करता जा रहा था। हमारे लिए सिंगल नेशनल करिकुलम कोई मसला नहीं है। हम ऑलरेडी बच्चे को 90% वही काम करवा रहे हैं जो इन्होंने आज 16 साल के बाद आके एड ऑन किया है। सरकारी स्कूलों का मसला है, ये सरकारी स्कूलों के लिए अपग्रेडेशन है। हमारे लिए नॉर्मल बात है। ये सारी चीज़ें हम पहले से करा रहे हैं। हम लाइफ स्किल्स पहले से पढ़ा रहे हैं, हम सस्टेनेबल गोल्स पहले से पढ़ा रहे हैं। हमारे लिए तो ये नई बात नहीं है, तो सरकारी स्कूल के टीचर के लिए नई बात है। क्या किया जाए कि इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक तरीके से हो जाए? क्या करें, क्या तजवीज़? उसमें तो देखें, गुजारिश तो यही है कि आप कोई काम किया जाता है, कोई भी एक टीम बनाई जाती है, तो वो पूरी टीम मिल के उस काम को करती है। उस टीम में अगर आप कह लें मेजर स्टेक होल्डर ही शामिल ना हो तो फिर वो काम कैसे ठीक होगा? जो कि आप 52% जो हैं वो प्राइवेट स्कूल है मेजर स्टेक होल्डर, 48% गवर्नमेंट है। अगर आप इसको क्वालिटी वाइज ले जाएं तो 98% प्राइवेट स्कूल है और 2% गवर्नमेंट है। अगर आप इसको एज अ क्वालिटी करें तो जो क्वालिटी दे रहा है आप उसको बता रहे हैं कि क्वालिटी कैसे देनी है। व्हाट इज दिस? आप उससे पूछें क्वालिटी कैसे देनी है। इनको ऑलरेडी रोल मॉडल मौजूद है और आप कह रहे हैं कि हम आपको रोल मॉडल देंगे। आप दीजिए, लेकिन पहले आप अपने स्कूल पे इंप्लीमेंट करें और हमें इस बात को प्रूव करें कि आपने रोल मॉडल बने हैं और वाकई आपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनाई हैं और पढ़ाई हैं। देखें, जो प्राइवेट स्कूल का जो पेरेंट है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत समझदार है। उसको फौरी तौर पर वो जजमेंट कर लेता है, एनालिसिस कर लेता है कि वो आप मेरे बच्चे को क्या करवा रहे हैं। वो हमारे पास आता ही क्यों है? क्योंकि वो डेली
बेसिस के ऊपर हमसे आउटपुट चाह रहा होता है। डेली बेसिस पे वो हमारा एनालिसिस करता है, हमारी गलतियाँ निकालता है, या वो हमें कहता है कि आप इन चीज़ों को बेहतर करें, या चेक एंड बैलेंस करता है वो। ये चेक एंड बैलेंस हमें डेली की बेसिस के ऊपर इंप्रूवमेंट की तरफ ले जाता है। गवर्नमेंट सिस्टम में तो ये सिस्टम है ही नहीं, आप तो वहाँ पे किसी को बता ही नहीं सकते कि ये चीज़ गलत है। ठीक है मियां रज़ा-उर-रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का बने और आप आते हैं, तजावीज़ देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी इस तजवीज़ पर भी जो है कुछ गौर किया जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे और एक वीडियो हमारे सामने आई थी जिससे सोशल मीडिया पर जो है बहुत ज़्यादा शोर मचा और सब लोग बड़े दुखी थे कि ये क्या हुआ। ये वीडियो इस वक्त आप देख सकते हैं, ये पर्स छीनने की वीडियो थी जो कि बड़ी खौफनाक थी और पता नहीं उस टाइम जो उधर लोग मौजूद थे या बाइक्स हमने पीछे से आती हुई और देखी थी, उन्होंने इसको क्यों नहीं रोका, इसको चेस क्यों नहीं किया। ऐसे शख्स को उसी वक्त पकड़ लेना चाहिए था। लेकिन हमजा एक अच्छी बात यह है कि पकड़ा गया, पुलिस ने अच्छा काम किया कि पकड़ लिया। लेकिन इस किस्म के जो वाकयात हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना, एक तो हम जिस तरह से ख़वातीन ख़ासतौर पर अगर देखें, अगर वो बाहर निकलती है तो उनमें खौफ पैदा होगा कि वो बाहर निकलती तो सेफ़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि अब जिस तरह से देखा जाए हमारी ख़वातीन घरों में तो बैठ नहीं सकती, कोई उन्होंने काम है कुछ भी करना है तो अगर वो आना जाना उनका गली में से गुजर रही हैं, पैदल जा रही हैं, तो उनके लिए तो बड़े ख़तरनाक सूरत हाल है जिस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। और इस तरह के वाकयात पेश आते हैं तो मेरा ख्याल है कि लोगों को चाहिए कि जो लोग उनको देखें तो उनको पकड़ना चाहिए फ़ौरन। अच्छा, पिंडी पुलिस की जानिब से, ये रावलपिंडी पुलिस की जानिब से एक अच्छा इकदाम है कि उन्होंने फौरी तौर पर ये जो मुलजिम है इसको, अनीस इकबाल, इसको गिरफ्तार कर लिया। इसने फायर भी किए हैं और मतलब कि पुलिस पर फायर किया गया, लेकिन इसको खुद भी कलाई पे फायर लगा, अपना फायर भी लगा, जिसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो रावलपिंडी पुलिस ने जो है जितना भी खतरनाक या चालाक कोई मुजरिम क्यों ना हो उसको पकड़ा जा सकता है अगर पुलिस जो है वो भी उतनी ही तेजी से काम कर रही हो। ये रावलपिंडी पुलिस उतनी ही फोकस्ड हो अपने काम के साथ। लेकिन हमजा जिस तरह से हम देखते हैं वो तो बहुत दिल दहला देने वाली वीडियो है, उसको देख के तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही कि ये हालात देखो क्या हो गए हैं, मतलब कि कैसे आप ये कर सकते हैं। और मतलब उस शख्स को मतलब इतनी खौफनाक है, इतनी खौफनाक है कि आप तो शायद अगर खातून होते हुए खास तौर पे आप तो निकलते हुए डरेंगे कि ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। ये आगे से देखिए ना, बाइक्स आ रही हैं और क्यों नहीं रोका गया, वाले खड़े। और आप ये देखो हमजा कि वो इतना निडर है, उसने भी नहीं देखा कि भाई बाइक्स भी आ रही कुछ भी है, वो इतनी मतलब बुरे तरीके से उसको मार के चला गया। और वो जो खातून है, मैं कहती हूँ कि वो तो बहुत बुरे तरीके से ज़मीन पे गिरी, उसके मुंह से ब्लड भी आया और बहुत ही तो अफसोसनाक सूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है और अच्छी बात है, रावलपिंडी पुलिस को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जैसी ये वीडियो वायरल हुई है, सामने आई है, उसके बाद इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जिसने आगे से फायर भी किया उनके ऊपर और फिर वो ज़ख्मी हुआ और उसके भी थोड़ी सी जो तस्वीर हैं वो जारी कर दी गई हैं। तो ऐसे वाक़यात जब हो रहे होते हैं हमें भी देखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है, ऐसा वाक़या सामने आ रहा है तो हमें भी अपना उसमें किरदार अदा करना चाहिए। हम कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं हम वीडियोस बनाते रह जाते हैं और हम वीडियोस बना के सिर्फ जो है समझते हैं कि हमने अपना काम कर दिया, लेकिन ये आपका ये ड्यूटी आपकी नहीं होती है हमजा। मेरा ख्याल है कि आपकी ड्यूटी वो है कि आप उस मौके पर उस जो सूरत हाल है उसमें आप जाके उसको जितना आप कर सकते हैं बचाएं, उनकी मदद करें। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और हम आगे बढ़ेंगे अब और बात करेंगे, हम गर्म मौसम की बात कर रहे हैं, साथ आज वैसे भी जो है खुशगवार हो गया, लेकिन चल तो गर्मियों का मौसम ही रहा है। हमजा को खुशगवार मौसम का बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका मुझे लगता है दिल करे कि ये बाहर जाए और खूब मौसम को एंजॉय करे। लेकिन तुम्हारा तो नहीं कर रहा ना? नहीं, मेरा भी वैसे, मैं तो प्रोग्राम के बाद हम जाएंगे, जाहिर सी बात है हम लोग भी जाएंगे, हम इंजॉय करेंगे हमजा। लेकिन गर्मी की अगर बात की जाए, वैसे तो लोग कहेंगे कि इतना अच्छा शानदार मौसम है, आज किस तरह की बात करें, लेकिन वैसे जो आगे पीछे गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा थी और ऐसे में जो जल्दी मसाइल है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं हमजा। अगर बात की जाए आप कह लें कि ऑयली स्किन की और जो नॉर्मल स्किन है, उस तरह के जो अफराद हैं उन लोगों को ख़ास तौर पर इस मौसम में एक्ने, कील महासों और दानों की शक्ल में बहुत ज़्यादा जो है शिकायत और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आगे बरसात का मौसम भी आने वाला है तो उसके अंदर भी जो है कुछ मसाइल जिल्द के हवाले से जन्म ले रहे होते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही होती है। कुछ कहते हैं कि अच्छा कोई नहीं, महीना डेढ़ ही है, गुजर जाएगा, फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या वो जो मसाइल हो रहे होते हैं अगर उनको एड्रेस ना किया जाए तो वो लॉन्ग टर्म भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है आपकी स्किन के हवाले से या नहीं, ये भी हमने जानना है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आयशा चौधरी, से जानने की बहुत कोशिश करेंगे कि अब हमने क्या करना है स्किन को बेहतर करने के लिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी रेनी डे। अच्छा, अब ये जो मसाइल चल रहे हैं गर्मियों के मौसम के अंदर, वैसे स्किन को गर्मियों के मौसम में खास तौर पे, हम बरसात में भी आहिस्ता आहिस्ता चले जाएंगे, क्या मसाइल होते हैं, किस चीज़ की केयर करनी चाहिए?
स्किन में गर्मियों के मौसम में जो एक रेगुलर किस्म के मसाइल हैं वो तो आपने खुद ही बता दिए हैं। मैं वही सोच रही थी कि आप सब कुछ बता रहे हैं, लाइक हमने हल पूछना है आपसे, मसाइल तो हर उस शख्स को पता है कि जिसको मसला हो रहा है, आपने हल भी हमें तजवीज़ ठीक है। इसमें जो ऑयली स्किन है जिनकी मतलब पहले से ही ऑयली चल रही होती है, उसमें सीबम प्रोडक्शन जो है, वो ऑयल प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है और वो हर वक्त चिपचिपाहट, स्पेशली फेस की जो स्किन होती है, तो उसका हल ये है कि आप एक तो फ्रीक्वेंट फेस वॉश करना है आपने, दूसरा फेस वॉश आपने उस चीज़ से करना है जो आपका ऑयल कंट्रोल करने में हेल्प करती है। लाइक हर चीज़ जो है वो हर स्किन के लिए ठीक नहीं होती, मुनासिब नहीं होती, तो आपको अपने स्किन के हिसाब से डॉक्टर से भी कंसल्ट करना होता है कि आपकी स्किन के हिसाब से कौन सा फेस वॉश बेटर है, कौन सा सोप आपने लेना है। कुछ सोप्स में मॉइस्चराइज़र का एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, तो वो अकॉर्डिंगली जैसे हम जो फेस वॉशेस पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं ऑयली स्किन वालों को, उनमें यूजुअली कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी सीबम प्रोडक्शन को भी कम करते हैं, थोड़ी सी ग्रीजीनेस को कम कर देते हैं। लाइक सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉशेस होते हैं, आई कैन नॉट टेक द नेम्स हियर। तो इसमें आपके डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है फिर कि आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली उनसे कंसल्ट करें, रेगुलर जो डेली केयर की रूटीन है। बाकी जैसे हाउसवाइफ्स वगैरह, मैंने पहले भी एक बार मतलब एक जगह पे थी तो मैंने यही कहा था कि जैसे आप अपने काम से फ्री होती हैं तो 1-2 मिनट अपने फेस वॉश के लिए निकाल लें। लाइक फ़ौरन आप जाके अपना मुंह धोएं, पंखे के नीचे बैठें, लाइक इफ़ यू कैन अफोर्ड AC तो आप ऑब्वियसली वो ऑन करें। तो इस तरह आपको थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा मैनेज करना होता है जस्ट। और अच्छा, जिस तरह से देखा जाए तो आयशा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और जैसे आप हाउसवाइफ की बात करी हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में होती हैं, खाने पका रही होती हैं, किचन में होती हैं, हर टाइम उनको टाइम नहीं मिलता है, तो ऐसे में गर्मी में जो है हमारी स्किन और ज़्यादा जो है वो मसाइल उस पर पैदा होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए मुँह धोने के अलावा, और खाने पीने के लिहाज से हम लोगों को क्या ऐड ऑन करना चाहिए कि हमारी स्किन बेहतरी की तरफ जाए? ठीक है, खाने पीने में यही कि वाटर इनटेक अपना बढ़ाना होता है हमने। ऑयली चीज़ें और जो फ्राइड आइटम्स वगैरह है, फास्ट फूड है, गर्मियों में स्पेशली उनको अवॉइड करना होता है। बाकी ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर वाटर का एलिमेंट ज़्यादा है, लाइक अभी जैसे तरबूज, खरबूजा, इस तरह की चीज़ें, जिससे अगर हम फ्रूट भी खा रहे हैं तो हमारी बॉडी के अंदर पानी भी जा रहा है। ऑल्दो कि मैंगो बड़ा फेवरेट है सबका वो भी खाएं, लेकिन थोड़े से वाटर कंटेनिंग जो फ्रूट्स हैं उनको भी लें। बाकी घर के अंदर आप लस्सी बना सकते हैं, आप लाइक शरबत वगैरह, इस तरह की चीज़ें। अपना जो लिक्विड इनटेक है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक टर्म होती है हमारी इनसेंसिबल वाटर लॉस। मीन्स कि आपका वाटर लॉस हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, पसीने के थ्रू या आपकी सांस के थ्रू गर्मियों में मतलब ज़्यादा हो जाता है, तो वो इनसेंसिबल वाटर लॉस गर्मियों में ज़्यादा हो जाता है। तो उसको फिर हमने किस तरह पूरा करना होता है, इसी तरह अपनी लिक्विड इनटेक को बढ़ा के, अपना एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठंडा करके, कुछ बेहतर करके, ये चीज़ें। अच्छा, ख़ास तौर पे बच्चों के रैशेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं ना कि इसके अंदर बरसात के अंदर हम देखते हैं, तो मतलब जो दूसरे हैं बड़े हैं उनके अंदर भी मसला होता है। उसको क्या करना चाहिए हमें? बच्चों को हम थोड़ा सा घबरा भी रहे होते हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं कि इनको कितनी दफ़ा नहलाया जाए, क्या किया जाए, तो फिर हम ये भी परेशान होते हैं। अच्छा, वाइप्स से भी कर रहे हैं तो शायद कोई मसला फिर भी हो सकता है, क्या करना चाहिए? अच्छा, जो बच्चों के रैशेज़ हैं और बड़ों में भी, बड़ों में तो खैर उनमें आते हैं जो थोड़े ओवरवेट लोग होते हैं यूजुअली उनके अंदर, क्योंकि रैश तब होता है जब स्किन की 2 लेयर्स या सर्फेसेस आपस में टकराती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो क्योंकि बच्चे भी थोड़े गुपलू वपलू से होते हैं ज़्यादा तो डाइपर्स यूज़ कर रही होती हैं मदर्स, जैसे हाउसवाइफ्स हो, इवन मतलब हाउसवाइफ्स भी कर रही होती हैं, वर्किंग लेडीज़ को तो करना ही पड़ता है डेफिनेटली। तो कुछ अगर तो घर में कोई उनकी केयर करने वाला है तो दिन के वक्त आप उनको डाइपर से ऑफ करें थोड़ा। अच्छा। बेहतर ये है, सो दैट उसके 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये कि बच्चा थोड़ा सा नेचुरल अपनी उसमें आना, डाइपर फ्री मोड में, उसको पता चलेगा किस तरह मैंने आना है नेक्स्ट अपने फ्यू ईयर्स में। दूसरा ये कि स्किन को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलती है कि एक ही जो वेट जगह के साथ अगर वो स्किन इंटैक्ट है, टच कर रही है बार बार, तो एक तो ये होगा। फिर जब आपने एवरी टाइम व्हेन यू चेंज द डाइपर ऑफ योर बेबी देन गो टू द बाथरूम, उसको वॉश करें जगह को। वाइप्स ठीक हैं, अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आप नहीं ले जा सकते टॉयलेट उसको, तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप घर में हैं तो लाइक वाटर इज़ द बेस्ट क्लींजर, तो फिर आप उसको यूज़ करें। और बाकी अगर रैश डेवलप होना शुरू हो गया है तो आप कोशिश करें कि उस सरफेस को मॉइस्चराइज़ करें, एक्सेसिवली उसको ना मॉइस्चराइज़ करें, लाइक वाइट पेट्रोलियम जेली या कुछ भी आपके पास कोई ऑयल पड़ा हुआ घर में, जैतून का तेल है, कुछ भी है, सरसों का तेल है, कुछ भी है,
मतलब हर बंदा कोई अच्छी जो प्रोडक्ट्स अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेकिन जो घर की हमारी रेमेडीज़ हैं दे आर गुड एनफ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट दीज रैशेस। लेकिन अगर रैश अब इन सब चीज़ों के बावजूद डेवलप हो भी गया है तो फिर उस पर आपने ओवर द काउंटर मेडिकेशंस पे नहीं जाना। यूजुअली उनके अंदर जो फार्मेसीज वाले दे रहे होते हैं आपको विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, उनमें यूजुअली स्टीरॉइड्स होते हैं। अच्छा। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो स्टीरॉइड्स ओवर यूज़ की वजह से उनकी स्किन इतनी ख़राब हो चुकी होती है कि पेरेंट्स लिटरली मदर्स रो रही होती हैं, ऊपर से उतर रही होती है स्किन। तो फिर उस कंडीशन में ये कि आप अगर रैश डेवलप हो गया है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, हमारी कुछ अनअटेंडेड गलतियां भी होती हैं, खासतौर पे बरसात के मौसम के अंदर काफ़ी लोगों को स्किन के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो ख़त्म हो जाएगा, बरसात में ऐसा ही होता है। ये जो ऐसा ही होता है ये कितना खतरनाक है? ये ऐसा ही होता है इस सेंस में है कि कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो ऐसी ही होती हैं, लाइक गर्मी दाने बन रहे होते हैं उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा वो खुद ही चले जाएंगे, जैसे हमारे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है बचपन का भी कि वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन स्पेशली जो स्किन इन्फेक्शंस हैं दे आर नोटोरियस फॉर स्प्रेडिंग टू अदर हाउस होल्ड्स एज वेल। लाइक अगर हमारे घर में से किसी एक को हुआ है तो वो फिर दूसरे को कंटेजियस होती हैं। अच्छा। तो कुछ एक हफ्ते के अंदर वो सबको हो जाएंगी फिर। तो अगर आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप इसको लाइट ले रहे हैं कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन स्किन इन्फेक्शन खुद से ख़त्म नहीं होती। फंगल स्पेशली फंगल इन्फेक्शन जिसमें जिल्द के ऊपर दायरे दायरे बन रहे हैं, ठीक है, वो बॉडी पे कहीं भी स्पेशली जो वेट एरियाज हमारे बगलों में और इन जगहों पे बन रहे होते हैं, तो उसमें आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी है ताकि आप अपने घर वालों को भी बचाएं। बिल्कुल ऐसी ही आयशा, जिस तरह से हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो लड़कियां हैं, ख़ास तौर पर हम देखते हैं 16 से अबव जो लड़कियां हैं उनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह और एक्ने वगैरह हो जाते हैं, और अक्सर लड़कियों को मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाती हैं चीज़ें। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कोई मतलब हाउस रेमेडीज़ के अलावा, कि हम लोग इनको अगर हम फ़ौरन से इसको हम ठीक कर सकें और ये ज़्यादा ख़राब सूरत हाल की तरफ ना जाएँ? अच्छा, जो एक्नी है बेसिकली एक्नी की भी मल्टीपल वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो टीनेज एक्नी है वो इस लिहाज से बेहतर है कि अगर हम उसको टाइम पे ट्रीट कर लेना तो फिर वो उसका सीक्वेली आगे नहीं बनता। और हाउस होल्ड रेमेडीज़ जो हैं वो मैंने बहुत ही वैरायटीज़ की सुनी है, जो कि बंदा खुद हैरान हो रहा था कि चेहरे पे क्या क्या वो सब सालन बनाने वाली चीज़ें भी मुंह पे लग रही होती हैं। तो प्याज लग रहा है, लहसुन लग रहा है, मैं अक्सर पेशेंट से पूछती हूँ घर में सालन में क्या डाला, तो सब कुछ तो मुँह पे लगा लिया है। तो उसमें ये है कि वो एक्नी इटसेल्फ इज़ एन इन्फेक्शन, इसको हमें एज एन इन्फेक्शन ट्रीट करना। उसमें भी हमें लगाने के लिए भी एंटीबायोटिक्स चाहिए, खाने के लिए भी चाहिए, और कुछ और मेडिकेशंस भी चाहिए होते जो आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसको प्रॉपर्ली एज अ डिजीज़ ट्रीट करना है। इसको लाइट नहीं लेना, अदरवाइज मार्क्स छोड़ जाती है स्किन पे जो और ज़्यादा बुरे लगते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आयशा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान का आपको हिस्सा, आपने हमें बताया कि किस तरीके से जो है अपनी स्किन का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर जो माएँ परेशान हो जाती हैं बच्चों को लेके, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से डॉक्टर साहबा कह रही थी उनको फॉलो करने की कोशिश भी कीजिए, और बच्चे को अगर वॉश कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और ख़ास तौर पर जो उन्होंने हाउस वाइफ की बात की तो उन्हें भी अपने फेस को जो है ना उनका बार बार वॉश करें, ताकि गर्मी से पसीने से जो आपकी स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा उस पर रैशेज़ वगैरह भी होते हैं और एक्ने वगैरह भी होते हैं। तो इस चीज़ों से आप बच सकते हैं अपने आप को। सबसे ज़्यादा जो बेहतर हाल है वो यही है, वॉश करना चाहिए। पानी बेहतरीन है, पानी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा, वाटर इनटेक भी रखें। बिल्कुल ऐसे ही। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जब हम हुकूमत में होते हैं तो हमें जमहूरियत या जमहूरी अक़दार उतनी पसंद नहीं होते, लेकिन जब हम अपोजिशन में होते हैं उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, हम उसकी बात भी करते हैं। लेकिन हम एक सूबे में गवर्नमेंट में हो, वहाँ पर हमारा रवैया और हो, और अगर हम मरकज़ में अपोजिशन में हैं तो वहाँ पर हमारी और चीज़ें हों, हमारे और तहफ़्फ़ुज़ात हों, हमारे और मुतालबात हों, तो फिर समझ नहीं लगती। कल ऐसे ही हुआ, सिंध असम्बली में अपोजिशन अरकान नारे लगाते रहे, शोर मचाते रह गए, लेकिन सिंध असम्बली ने आइंदा वाली साल के लिए 156 मुतालबात ज़र 1 मिनट में मंजूर कर लिया। बिल्कुल हमजा। और स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बतौर सूबाई वज़ीर ख़जाना
बजट के मुतालबात ज़र पेश किए। अपोजिशन के शोर शराबे और हुल्लड़बाजी का जवाब देने की हिकमत अमली के तहत हुकूमती अरकान वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के गिर्द हसार बनाया उन्होंने और बजट तजावीज़ मंजूरी के लिए पेश की। और जिनको ऐवान ने कसरत राय से मंजूर किया, खैर वो तो उन्होंने मंजूर करना ही था, लेकिन सूबाई बजट पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से एहतजाज और सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई, मगर अपोजिशन रहनुमा को तकरीर करने का मौका तक नहीं दिया गया। अफसोसनाक सूरत हाल है ना, जिस पर वफाकी वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने फिर हमजा सिंध सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया है और उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उन्होंने ट्वीट में कहा है कि पीपल्स पार्टी से जमहूरियत का विर्द 24 घंटे सुन लें, लेकिन जमहूरी उसूलों की कम अज़ कम पासदारी भी अगर किसी सूबे में नहीं तो वो सिंध है। सिंध में जरदारी ख़ानदान की आमरीत नाफिज है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को बजट तकरीर से रोक देना ये जरदारी जमहूरियत का नया रंग है। ये ट्वीट किया गया है फवाद चौधरी। खैर मुर्तज़ा वहाब साहब इस बारे में क्या राय रखते हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है, वो पहले सुन लेते हैं। वो बजट की सिफारिश तजावीज़ से मुत्तफिक थे, इसीलिए उन्होंने कोई कट मोशन मूव नहीं किया। और नेचुरली जब कट मोशन मूव नहीं करेंगे तो मंजूरी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उस आवाम दोस्त बजट को अप्रूव कर दिया गया। क्या आपका एतराज इस बात पर है, रोड नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए सिंध भर में हर हल्के में स्कीम्स दी गई हैं, वो बजट की सिफारिशात। हाँ जी, तो ये उनकी बात है, उनका कट मोशन ही नहीं था, उनको किसी बात पे इख्तलाफ ही नहीं था, तो फिर हमने जो है उसको पास ही करना था, हमने मंजूर कर लिया। बात करेंगे सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। हलीम आदिल शेख साहब अस्सलाम वालेकुम सर। ये दस्तूर ज़ुबाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबान मेरी, क्या हुआ, आपने कट मोशन क्यों नहीं किया? और मुर्तज़ा वहाब साहब जो कह रहे हैं आपको तो इख्तलाफ ही नहीं था, आप तमाम चीज़ों से मुत्तफिक थे, इसलिए बोलने की क्या ज़रूरत थी वहाँ पर? मामला ये है कि कट मोशंस उस बजट में दिए जाते हैं कि जब पता चले कि जी सारा कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा ये ठीक कर लो। जैसा कि कोई चीज़, कोई घर तैयार हो, कुछ हो, उसके बाद के नहीं सब ठीक है, ज़रा ये खिड़की ठीक कर लो, ये दरवाज़ा ठीक कर लो, ये सफ़ेदी ठीक कर लो, ये कमोड ठीक कर लो। कट मोशंस वहाँ दिए जाते हैं जहाँ कुछ ख़राब हो, जहाँ सारे का सारा बजट ही 2 नंबर हो, सिंध दुश्मन हो, वही बजट हो जो 2007 से 8 तक ये लेकर आते रहे हो, जिसमें कुछ भी ठीक ना हो, उसके अंदर कट मोशंस की क्या बात आ गई? कट मोशंस देने का मतलब होता है कि आप कह रहे हो कि नहीं जी बाकी आपका 90% ठीक है, ये 2-4-6 मामला कर लो, डन, ओके है। कट मोशंस वहाँ दिए जाते हैं कि जब आपने बजट पास कराना और आप समझ रहे हो कि सब कुछ ठीक है। इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ जो ठीक थी वो इसके अंदर जो ज़बानी जवा खर्च था, जो बातें थी, लेकिन वजह क्या थी कि जब हम इस बजट को, इस दफ़ा के बजट को, 21-22 के बजट को जब हम चेक करते थे पिछले 13 सालों से, तो ये मतलब सुनने को दिल नहीं चाहता था, पढ़ने को दिल नहीं चाहता था। और हर दफ़ा बड़े बड़े दावे इस 13 साल में बजट बुक्स बनती गई। अगर हम जाएं तो उसका मीनार पाकिस्तान बन जाए अगर बजट बुक्स का। बजट बुक्स के अंदर सिंध आगे जाता रहा, बजट बुक हर दफ़ा, लेकिन सिंध पीछे जाता रहा। तो ये एक लेम एक्सक्यूज है जिसको नहीं पता कि जी कट मोशन तो वो दिया जाता है कि जब इंसान कह रहे जी वी आर विद यू, ठीक है जी ठीक कर लो, ऐसा नहीं है थोड़ी सी लकीरें सीधी कर लो। ये तो पूरी तस्वीर ही खराब थी। बात यह कि ये जो हकीकत बात यह कि इस वक्त सिंध में डेमोक्रेसी नहीं है, सिंध में बादशाहत है, सिंध में डिक्टेटरशिप है, सिंध में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और ये स्याह तरीन दिन था कि एक बजट सेशन में अपोजिशन लीडर जो कि एक नुमाइंदा होता है अपोजिशन की जमातों का, उन लोगों का जिन्होंने इनको वोट नहीं किया, और वो अपोजिशन लीडर फिर तो सीट ना रखे ना जी। अगर आप हुकूमत है ठीक है, हुकूमत चलाओ, आईनी सीट है असेंबली के अंदर, लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द असेंबली दोनों बराबर है, लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसको बोलने ना देना, उसको बात ना करने देना। आप देखिए, आप जानते हैं कि हमारी पीटीआई और नवाज शरीफ, नून लीग की कितनी लव स्टोरी आपस में है, कितने अच्छे ताल्लुकात हमारे यहाँ, एवरीवन नोज। उसके बावजूद जब तक शहबाज शरीफ तकरीर नहीं कर सके, इजलास आगे नहीं चलाया स्पीकर ने, कुछ भी हुआ, कितना बड़ा झगड़ा हुआ, उसके बावजूद उनको स्पीच कराई गई। और एक और जो वहाँ बैठे हुए हैं
उन्होंने भी तकरीर की, पार्लिमानी लीडर, हमारे पार्लिमानी लीडर से भी तकरीर नहीं कराई। GDA के पार्लिमानी लीडर हसनैन मिर्जा साहब, हमारे बिलाल गफ्फार साहब, MMA के अब्दुल रशीद साहब, पार्लियामेंट्री लीडर से भी तकरीर नहीं हुई और अपोजिशन लीडर की तकरीर भी नहीं हुई। मतलब ये सुनना नहीं चाहते थे, इनमें वो ताकत नहीं थी कि ये सच सुने, और ये इन्होंने गैर आईनी हरकत करके, मैं समझ सकता हूँ कि एक और चार्जशीट जो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ तैयार हो रही है, जिस चार्जशीट का अक्सर सुप्रीम कोर्ट जिक्र करता रहता है, सिंध के अवाम जिक्र करते रहते हैं, उसमें इजाफा हो गया कि सिंध में डिक्टेटरशिप है, सिंध में चोरों की हुकूमत है। हम कल बात करें बजट की, तो उसमें मेजर एतराज़ात क्या थे, और क्या सिंध बजट में बेहतरी के लिए अपोजिशन ने कोई तजावीज़ भी दी थी? जी बिल्कुल तजावीज़ थी। हमने उसमें 3 हमारे कंपोनेंट थे। एक तो ये थे कि एतराज़ात इसमें है क्या कुछ, उसके बाद था कि जी इन्होंने पहले 13 साल में क्या किया, और तीसरा था कि आगे क्या करना चाहिए। तमाम हर पूरे जो हमारे 39 डिपार्टमेंट्स हैं, उसके अंदर जो बजट स्पीच की थी उस चीफ मिनिस्टर साहब की, उस बजट स्पीच का मैंने पैरा वाइज जवाब देना था। हर पैरा के अंदर जवाब मौजूद था, और मोटे मोटे एतराज़ात मैं आपको क्या बताता हूँ कि इन्होंने आज तक ADP मोटी सुन लीजिए ना आप, 8,900 और कुछ अरब रुपए पिछले 13 साल में इनके पास आए हैं। 8,900 और कुछ अरब, उसमें डेवलपमेंट साइड पे रखे गए हैं सिर्फ 1646 अरब रुपए। आप देख लीजिए 8,900 में से डेवलपमेंट साइड पे 1646 अरब रुपए। और इनकी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है, मेरी नहीं कहती ना, 92 की कहती है, ऑडिटर जनरल कहते हैं कि 1400 अरब रुपए 8,900 में से ये करप्शन की नजर कर चुके हैं। दूसरी जानिब जो 1646 अरब डेवलपमेंट है, उसमें से भी 44% करप्शन की नजर हो चुका है, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध की रिपोर्ट कहती है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी मेगा करप्शन हुई है। मतलब आटे में क्या कहते हैं कि नमक की बराबर तो डेवलपमेंट फंड था, और डेवलपमेंट बजट का भी ADP के अंदर ये खा चुके हैं। 13 साल से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसपे हर साल पैसे लगते हैं, लेकिन वो तामीर नहीं हो पाती। हर साल जिसमें पैसे लगते हैं, वफाक से इनको NFC मिलता है, ये PFC नहीं करते। वफाक पे अच्छा बड़े बड़े इल्जामात लगाते हैं, लॉकडाउन होता है, कोविड होता है, पैसे कम आते हैं, कहते हैं वफाक ने हमला कर दिया, अपने पैसे पूरे नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, उसके अलावा हेल्थ सेक्टर के अंदर आप देखिए, हेल्थ सेक्टर के अंदर सिचुएशन ये है कि कहते हैं 3 बड़े अस्पताल हमसे ना लिए जाएं, दूसरी जानिब 1153 हॉस्पिटल्स ये NGOs के हवाले कर देते हैं। स्कूल हज़ार स्कूल जो हैं वो बंद पड़े हुए हैं। यहाँ मैं बताऊँ, सेक्शन 7 से सेक्शन 27 तक, मैं पूरी बात करूँ थोड़ी सी, वो जो है ना कि फंडामेंटल राइट्स, उनमें से तकरीबन ये 10, 11, 12 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, आइन की खिलाफ वर्जी सिंध में हो रही है, जो कि ये सिंध में नहीं दे रहे हैं। और सिंध में उसके ऊपर हमने जी बड़ा, और इसके लिए हमने छोड़ा नहीं है, हमने इंशाल्लाह उसको चार्जशीट में कन्वर्ट कर दिया है, बजट स्पीच को। कल सुबह हमारी इंशाल्लाह चार्जशीट नंबर 1 कल 11:05 पे इंशाल्लाह उसकी पहली किस्त जारी की जाएगी, और इंशाल्लाह पूरी बजट स्पीच जो है इनके एक महकमे के हिसाब से हम सिंध के आवाम को बताएंगे कितना इन्होंने चोरी की है, क्या इनकी लापरवाही है, और क्या ये नहीं कर रहे हैं, कितना ये खा चुके हैं। ठीक है अलीम आदिल शेख साहब, लेकिन जो कल असेंबली में हुआ उससे ये एक तासुर गया कि सिंध हुकूमत तो अपोजिशन को खातिर में ही नहीं लाती है, अपोजिशन बहुत ज़्यादा वीक है। अपोजिशन ने क्या कर लिया अगर अपोजिशन लीडर तक को माइक नहीं दिया तो? देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से दुम दबा के भागे, और दूसरी बात मैं बताना चाहूँ कि अपोजिशन लीडर अखाड़ा नहीं है भोलू पहलवान का, ये हमें सबको पता रहना चाहिए। ये खबरें आपके अब हेडलाइन में तो फौरन बन जाती है। कल हम में से उठा के कोई जूता मार देता, कोई किताब मार देता, कोई किताब फेंक देता, आज तक आप भी हेडलाइन में भी वो चल रहा होता। लेकिन जहाँ तक बेहतर रवैया था, मैं नहीं चाहता, मैं सुनिए, नहीं हेडलाइन तो चलती है ना उस पर। अब क्या अगर कोई इतना बेशर्म हो जाए, किताबें मारेंगे तो हेडलाइंस तो चलेंगी, बजट स्पीच सर मुंह पे किताबें मारेंगे, हेडलाइंस तो चलेंगी, गालियां निकालेंगे तो हेडलाइंस तो चलेंगी। आपने अच्छा किया कि ऐसा नहीं हुआ? जी
नहीं भाई, मैं लेकिन इसको कमजोरी ना समझा जाए। मैं कहता हूं कि कमजोरी तो उनकी है ना कि आप सुन नहीं सकते किसी को। देखिए, हम सब कुछ कर सकते थे, हम सीएम को रोक लेते, क्या करते हैं, जूते उतार के मार दो, खबर इतनी बड़ी खबर। लेकिन जी ईवान का तकद्दुस है, और जो वोटर्स हमें भेजते हैं वो इसलिए नहीं भेजते। देखिए, हमारा अपना, हर शख्स का अपना मॉडस ऑपरेंडी होता है। मैं नहीं चाहता कि ईवान के अंदर हम गालम गोच करें, हम वहाँ, और देखिए हम एहतजाज कर सकते थे, वो हमने किया। बाकी हमारा प्लान है फिर एहतजाज, लेकिन हम वो चाहते नहीं कि ईवान मछली बाजार बने। लेकिन कमजोरी तो इन्होंने दिखाई ना, 3 मिनट में आइस नो भागो, ऐसे भागे जैसे कि उनके पीछे फौज लगी हुई हो। मुराद अली शाह ने दौड़ लगाई, पीछे उसके तगड़ 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 हुआ गया मुराद अली शाह। बात है, बैठो, फेस करो, ये है चोर, ये है डाकू, ये लुटेरे, फेस करो भाई, सुनो दूसरे की, अपनी सुनाओ। इसका मतलब है इन्हें वजह देखी ना, खौफ इससे पहले कभी नहीं हुआ। दे नो। लेकिन सर, अगर कोई और अल्टरनेट नहीं होगा, ये तो मजीद 2 साल भी ऐसी ही हुकूमत कर लेंगे आसानी से। ये आप लोगों की बात ही नहीं सुनेंगे, 2 साल गुजर जाएंगे, अगले इलेक्शंस आ जाएंगे। अरे नहीं इंशाल्लाह। बात है, देखें, इलेक्शन तो अल्टीमेटली 5 साल बाद आते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमने तय किया है, इंशाल्लाह हम परसों से पहली पिटीशन लेकर जा रहे हैं। हम हाई कोर्ट्स में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट्स में जाएंगे, हम अवाम की अदालत में जाएंगे, हम हर वो दरवाजा खटखटाएंगे। इन्होंने, मैं कहता चाहूँ कि जो रेमेडी हमें एक माइक इन्होंने हमारा बंद किया, लेकिन अब इंशाल्लाह ये माइक कोर्ट पे भी खुलेगा, रोड पे भी खुलेगा, रास्ते पे भी खुलेगा, और दोबारा असम्बली में भी खुलेगा। और बात यह है कि इन्होंने असम्बली में जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया है। बात यह है कि नमाज जनाजा भी लगता है कि वो पढ़ी जाएगी, इनकी जमहूरियत का गायबाना जमहूरियत की नमाज जनाजा पढ़ी जाएंगी पूरे सिंध के अंदर, चूंकि इन्होंने जमहूरियत का जनाजा निकाल। सुनिए, सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन करते हैं इनकी मोहतरमा। मैं कहता हूं कि पीपल्स पार्टी की इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो बीबी के पैरोकार नहीं है, वो बेबी के पैरोकार है। बीबी बेनजीर भुट्टो के पैरोकार होते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में है कि जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपोजिशन लीडर को दी जाएगी। चलो, अपोजिशन चेयरमैनशिप ना दो, मेंबर भी नहीं है सिंध में कोई। सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में पीटीआई अपोजिशन नहीं है। बिलावल जरदारी साहब खुद भी एक चेयरमैनशिप लेके बैठे हुए हैं, उसकी वो क्या कहते हैं, वो ह्यूमन राइट्स की। तो इन्हें खुद हर चीज खपे। वो इनकी जमहूरियत इस्लामाबाद में जमहूरी होते हैं, सिंध में आगे गैर जमहूरी हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इन गैर जमहूरी लोगों को हम बताएं, मतलब ज्यादती की, इनको इतना खौफ था हलीम आदिल शेख की जबान से। ठीक है, इनको खौफ था, इसलिए आपको बात नहीं करनी थी। हलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा कर लिया, लेकिन ये अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम भी क्या करते, किताबें उछाल देते या फिर वहाँ पर गालम गलोच शुरू हो जाती, तो तकद्दुस जो है ऐवान का वो पामाल होता है। ये एक अच्छी बात है, किस तरह से नहीं किया गया। अच्छा हमजा, एक और बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वफाकी हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन पर अब 5 मिनट से ज़्यादा बात करने पर टैक्स आयद कर दिया। जो लोग भी 5 मिनट से ज़्यादा बात करेंगे ना, तो वो उनकी कॉल पे टैक्स होगा। मेरा ख्याल है लोगों ने 5 मिनट देखने, 5 मिनट में फ़ौरन कॉल बंद कर नहीं, लेकिन अच्छा कुछ लोगों को फ़ायदा भी होगा, कुछ लोगों को फ़ायदा ये होगा, मतलब कि ज़रा मजाक जो है ये मैं बात कर रहा हूँ कि वो फ़ायदा ही होगा। कुछ लोग आपको फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन बंद नहीं कर रहे होते ना, तो वो थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। आप खुद कह सकते हैं यार 5 मिनट होने वाले हैं, तो ये जो है ना उसको आप थोड़ी सी तंबीह दे देंगे। खैर, कौमी असम्बली में इजलास जारी था जिसमें इज़हार ख्याल किया वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने। उनका कहना था कि हुकूमत ने मोबाइल फ़ोन पर, मोबाइल कॉल पर 5 मिनट से ज़ायद बात करने पर टैक्स आयद कर दिया है और 75 पैसे जो टैक्स है वो लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन यहाँ पे एक और आपको बात बताता चलने की, जो SMS और इंटरनेट है, जो पैकेजेस कराए जाते हैं, उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। सिर्फ जो कॉल होगी 5 मिनट से अगर ज़्यादा होगी तो फिर 75 पैसे टैक्स आयद होगा। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था ना कि इंटरनेट तक जो रसाई है वो हर एक का हक है, तो इसलिए इंटरनेट पर शायद इसी वजह से कोई टैक्स नहीं लगाया गया। लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल तो जानना होगा कि अवाम इस बारे में क्या सोचते हैं। अवाम क्या सोचते हैं जी, अवाम की जो हमने है ना उनसे राय लेने की कोशिश की है, तो वो क्या कहते हैं आपको वो। आपको तो मोबाइल फ़ोन में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। पहले ही हम जो है बैलेंस डलवाने पर टैक्स देते हैं, कॉल चार्जेस पर भी टैक्स है। बंदा अपने प्यारों से, अजीज़ से फ़ोन पर बात भी नहीं कर सके। ये जो कॉल पर आवाम के लिए जो दुश्वारी पैदा की है गवर्नमेंट टैक्स लगाकर, ये टैक्स नहीं होना चाहिए, ये आवाम को मारने के मुतरादिफ है। पहले भी कॉल चार्जेस लगते हैं, बैलेंस घर पे सबको अद्धे मिलते हैं, उनके बावजूद भी नवा टैक्स गवर्नमेंट ने ला दिते 5 मिनट को लोगते
अगर काल थी वे मेहरबानी की थी मैंने काल टैक्स जड़ा वापस किया मैंने। पहले भी 100 रुपए के बैलेंस पर हुकूमत में 85 रुपए वापसी करती है, तो ये और बहुत बड़ा जुल्म है जो काल के ऊपर टैक्स लगाया है इन्होंने। तो गरीब आवाम तो इस तरह और पिस जाएगी, तो ग्राहकों से बंदा कैसे लेन देन करे फ़ोन पर। यह हुकूमत की तरफ से नाइंसाफ़ी है सरासर, इस टैक्स को वापस लिया जाए, हम ताजरों की अपील है। हुकूमत की तरफ से जो टैक्स नाफिज किया गया है 5 मिनट की ज़्यादा कॉस्ट से, ये सरासर ज़्यादती है। मेरे ख्याल से एक अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट की तरफ से। गैर ज़रूरी बात करने से ही अच्छा बंदा अपने काम की बात करे और कॉल एंड कर दे। देखिए, खान साहब की हुकूमत जब से आई है तो हम मुसलसल टैक्सों का ही सामना कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये हुकूमत आइंदा कुछ अरसे में सांस लेने पर भी टैक्स लगाएगी। भाई ये आवाम के साथ बहुत ज़्यादती है। पहले ही हम हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, वो कॉल करते हैं उसके ऊपर टैक्स है, बैलेंस डलवाते हैं उसके ऊपर टैक्स है, हर चीज़ पे पहले से टैक्स दे रहे हैं। हुकूमत ने जो 5 मिनट से ज़्यादा की कॉल पे टैक्स लगाया है, ये बहुत बिल्कुल जी, आपने अवामी राय जो है वो सुनी है कि अवाम खुश नहीं है। कैसे खुश होंगे, खैर, लेकिन वो कह रहे हैं, ख़ासतौर पे एक शख्स ने बात की कि हम ग्राहकों से कैसे बात करेंगे। पहले ही हम 100 रुपये का बैलेंस करवाते हैं तो 85 रुपये हमारे पास आ रहे होते हैं और बाद में फिर जो है उसमें मज़ीद टैक्स लिया जाएगा। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, हुकूमत को ये वापस लेना चाहिए टैक्स। लेकिन जहाँ पर एक ऐसी खबर आई थी कि ये टैक्स लगा दिया गया, वहाँ पर एक अच्छी खबर भी आई थी टैक्स छूट की। बिल्कुल ऐसी, और वो अच्छी खबर ये है कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने 1000 सीसी तक की जो गाड़ियाँ उन पर टैक्स में कमी का ऐलान किया है। जबकि कौमी असम्बली में बजट पर बहस समेटते हुए वज़ीर ख़जाना ने ये कहा कि इस बजट में 12 विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म किए जा रहे हैं। हाँ जी, अब 1000 सीसी तक की गाड़ी पर टैक्स कम किया जाएगा, जबकि दूध, दही, डेयरी मसनूआत पर टैक्स वापस ले लिया गया है। और शौकत तरीन साहब ने कहा कि सोने और चांदी पर 17% टैक्स कम करके 1 से 3% कर दिया। ये भी एक अच्छी बात है। और आटे की अगर बात की जाए तो और आटा और उससे जो बनी अशियाँ हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। जबकि वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा कि कंस्ट्रक्शन पैकेज से ग्रोथ हुई है, 4% ग्रोथ में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा है। जबकि IT सेक्टर की बात की जाए तो तमाम मुतालबात माने हैं और IT से 6 से 8 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट भी उनके कि वो करेगी। हाँ, वो मुतवक्के है। और उन्होंने मजीद कहा है कि ई-कॉमर्स टैक्स भी ख़त्म कर दिया गया। पहले ई-कॉमर्स पर भी टैक्स लगाया गया था, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। और रजिस्टर्ड ई-कंपनीज़ पर 0 टैक्स होगा, जबकि नॉन रजिस्टर्ड जो होंगी उन पर 2% टैक्स होगा। और अंडों पर भी टैक्स ख़त्म कर दिया गया। मेडिकल आलात पर टैक्स वापस ले लिया गया है। खाद, ज़रूरी आलात वगैरह पर भी टैक्स कम कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही हमदा, जबकि वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की आमदन पर भी जो टैक्स था वो वापस ले लिया गया है। यकीनन एक अच्छी खबर भी है। जहाँ कहीं टैक्स अगर कुछ जगहों पर लग रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि टैक्स जिन पर से ख़त्म कर दी गई। और ख़ास तौर पर अगर बात कीजिए 1000 सीसी वाली गाड़ियों की तो उस पर भी टैक्स में अब कमी 850 के बाद जो है ना अब 1000 सीसी तक आ गए और आवाम बहुत ज़्यादा खुश है। इस पर बात करें, आवाम ये जानना चाहते हैं कि आखिर अब कितनी गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, ये फैसला क्यों किया गया, कितना टैक्स कम कर दिया गया। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए तिजारत आलिया हमजा हमारे साथ मौजूद है। आलिया हमजा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 1000 सीसी से कम की जो गाड़ियां हैं उन पर टैक्स की शरह अब कितनी कम कर दी गई है, कम की गई है, कितनी कम कर दी गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी खबरें हैं और सबसे अच्छी खबर यह है कि 1000 से जो छोटी गाड़ी है, लोकल और इम्पोर्टेड दोनों गाड़ियों के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा कमी की है। मैं 1 बाय 1 आपको बता देती हूँ। जो लोकल है उसके अंदर हमारी जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी थी वो तकरीबन 4 से 7% थी, जो 0% हो गई है। हमारी जो FAD थी वो हमारी 2.5 से 0% हो गई है। और इसी तरह से अगर मैं इम्पोर्टेड की बात करूँ तो हमारा एडिशनल सेल टैक्स 3% से 0%, हमारी जो RD है रेगुलेटरी ड्यूटी वो 15% से 0%, ACD एडिशनल कस्टम ड्यूटी 7% से 0% और FAD 2.5% से 0 और सेल्स टैक्स 17% से 12.5% हो गए। तो हमने अपने आम सारिफ का, यानी जो हमारा मतवसत तबका है जो गाड़ियाँ ख़रीदना चाहता है 1000 सीसी से कम या 850 सीसी से कम, तो हमने उनको एक बड़ा रिलीफ दिया है इस बजट के जरिए, ताकि हर कोई अपनी गाड़ी का और सस्ती गाड़ी का मालिक बन सके। आलिया साहिबा, गाड़ियों को आम आदमी तक पहुंचाया जा सके, उनकी पहुंच में भी आ सके, हुकूमत मजीद क्या इकदाम करिए? क्या घर की तरह अब गाड़ियां भी बिला सूद फराहम की जाएंगी?
सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद हुकूमत है जिसने अवाम को छत देने का सोचा। छत देने का मतलब ये है कि हम जो है आसान इकसात पर घरों के लिए कर्जा फराम करें। तो हमने जब ये देखा कि हमारा जो मुतवस्सत तबका है, क्योंकि उनकी एक ही ड्रीम होता है अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, तो हमारा जो टारगेट था वो हमारे यही लोग थे। तो हमने बेसिकली ये किया है कि वो लोग जो पहली दफ़ा गाड़ी खरीदेंगे, यानी उनकी पहली गाड़ी होगी, उनको छोटी इंपोर्टेड या लोकल मैन्युफैक्चर जो लोकली मैन्युफैक्चर गाड़ी होगी, हम स्टेट बैंक के साथ फाइनेंसिंग का एक ऐसा मैकेनिज्म उनके लिए ला रहे हैं जो पहली दफ़ा छोटी गाड़ी खरीदने जा रहे हैं कि उनके मार्कअप रेट में जो उनको कर्जा दिया जाएगा उसके मार्कअप रेट में हम इंशाअल्लाह ताला बेतहाशा, जो ऑलरेडी कम भी है लेकिन हम उससे भी ज़्यादा कम पर उनको कर्जा देंगे। और हम ये चाहेंगे कि अब एक आम मोटरसाइकिल सवार भी जो है वो अपनी गाड़ी का और सस्ती गाड़ी का मालिक बन सके। फोकस अगेन वही है, हमारा मुतवस्सत तबका, हमारे लोग जो अपनी पहली गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनके लिए हुकूमत मेरा घर के बाद मेरी गाड़ी मुतारिफ कराई है। ठीक है आलिया साहिबा, वैसे तो आपने हमें बताया है कि ड्यूटीज़ कम की गई हैं और टैक्सेस जो हैं उसमें छूट दी जा रही है, लेकिन कार इंपोर्टर जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। वो ये कह रहे हैं कि दरामदशुदा गाड़ियों में ड्यूटीज़ और टैक्सेस में तो कोई कमी नहीं की गई है। जो बेसिकली इनका मसला है वो ये चाहते हैं इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ। तो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों को तो ऑलरेडी ना इंपोर्ट की इजाज़त है और हम उस पर ड्यूटी कम करने को इसलिए डिस्करेज करते हैं कि हम चाहते हैं एक तो उनके लोकल पार्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर नहीं होते, प्लस यहाँ पर उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं होती। तीसरा जो मेजर हमारा फोकस है, हम चाहते हैं कि गाड़ियाँ यहाँ पर बने, इसीलिए हम 17 नए एंट्रेंट्स लेकर आए और इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जब गाड़ियों के प्लांट्स यहाँ लगेंगे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अच्छा आलिया साहबा, क्वालिटी को लेके लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कि भाई गाड़ियों की जो क्वालिटी वो बेहतर होनी चाहिए, तो गाड़ियों का मयार और जो सेफ्टी उसको बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या कोई पॉलिसी लेके आ रही है? देखें जी, सबसे पहले तो ये हमारी हुकूमत है जिसने UNWP 29 के साथ अपने जो है रेगुलेशन साइन किए हैं और उनकी रेगुलेशंस के बाद अब मैंडेटरी हो जाएगा गाड़ियां मैन्युफैक्चर वालों के लिए कि उन 17 रेगुलेशंस पर उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। इनका जब हम WP 29 UN के साथ हम ये साइन कर रहे थे तो एक ही पर्पस था, हम यहाँ पर लोगों को जिसे कहें सस्ती गाड़ियाँ तो हम देने का आपको मैंने बता दिया, लेकिन उसके साथ हम मयारी और सेफ्टी फीचर्स के साथ वाली गाड़ियाँ दें। ये करने के साथ साथ हमारा सिंपल एक ही चीज़ थी इसके अंदर कि जब ये गाड़ियाँ यहाँ पर मयारी बनेंगी तो हम इनको एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएंगे। तो हुकूमत इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसने ये नई पॉलिसी लेकर आ रही है, ऑटो इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी। इसके तहत हमारा जो पर्पस है सस्ती गाड़ी, मयारी गाड़ी और आवाम को एक बेहतरीन चीज़ प्रोवाइड की जाए। और इसमें हमारा फोकस ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सेक्टर है, जो ऑटो पार्ट्स वाले सेक्टर हैं, उनको भी हम बूम दें। और सिंपल मैं ये आपको बता दूं कि एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आ रही है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करेगी, बल्कि हम इन गाड़ियों को एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो जाएंगे। देखें, $1 बिलियन की जो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, ये तहरीक इंसाफ का, इसका सेहरा तहरीक इंसाफ से सर जाता है। 17 न्यू कार एंट्रेंट्स यहाँ पर और उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करवाने का भी सेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाते हैं। और यही वो चीज़ है कि जो हम कहते हैं कि हम ऐसी पॉलिसीज देंगे, हम आवाम को ऐसे रिलीफ रिफॉर्म्स देंगे कि ये सारी चीज़ें आम लोगों की पहुंच में हो। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बातचीत करें थी। तो हमजा यहाँ पे हमें ब्रेक भी लेनी है, तो ब्रेक की जानिब जाएंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब आपको लिए चलेंगे चित्राल। तो चित्राल के शहर से बड़ी अच्छी खबरें आ रही है जी। चित्राल शहर से 10 घंटों की मुसाफत पर वाक़या एक जो है गांव आप कह लें याखुन है, और ये इस इलाके में से बहुत ज़्यादा एक अच्छी खबर ये है कि यहाँ के लोग जो हैं वो इल्म से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। अगर गुज़श्ता कुछ दिनों की बात की जाए तो इलाके में हमजा जश्न का समा देखने में मिला, और उसकी वजह क्या है वो ज़रा हमारे व्यूअर्स को तुम बता दो। अच्छा, मुझे तो देख के ये लगा कि जैसे कोई शादी है और कोई दुल्हा मियाँ हैं जिनको हार पहनाए जा रहे हैं और इतना उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। वैसे शादी पे अमूमन खुश ही होते हैं, लेकिन पूरा इलाका खुश हो ये बड़ी एक हैरत वाली बात होती है। तो होनहार सपूत हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD के लिए दाखिला मिला है, और उन्होंने दाखिला लेकर पूरे इलाके का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। और ये बासलाहियत तालिब इल्म अब्दुल वाहिद अपने घर आए तो पूरा गाँव उनके इस्तकबाल के लिए उमड़ आया। लोगों ने उन्हें ऐसे हार पहनाए जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि वो यही रहा था कि जैसे दुल्हा है और दुल्हे को शादी में मुबारकबाद दिए जा रहे थे लोग, और हार पहना रहे थे, तो ऐसे ही हमें भी लग रहा है। लेकिन अब्दुल वाहिद खान जो है वो ऑक्सफोर्ड से ही मास्टर्स के आखिरी मरहले में थीसिस भी कर रहे हैं, और ज़्यादा अहम बात यहाँ पर यह है कि उनके थीसिस और आगे जो PhD का मौजू है वो उन्होंने चित्राल के ही बारे में, मतलब जो उनका टॉपिक है वो उन्होंने चित्राल को ही चूज़ किया। और वाहिद की तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो वायरल हो रही है, डिस्कस किया जा रहा है लोगों की जानिब से। और ये इस इलाके से पहले स्टूडेंट हैं जिनको ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिला है PhD के अंदर। तो अब्दुल वाहिद का कहना है कि ये इस्तकबाल उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और अंदाज़ा नहीं था कि चित्राल शहर से अपने गाँव यारखुन पहुँचने तक ऐसा शानदार इस्तकबाल किया। बिल्कुल ऐसा ही शानदार इस्तकबाल तो किया गया है। अब हम भी इस्तकबाल करते हैं, मुबारकबाद भी देते हैं। अब्दुल वाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वाहिद, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि आप वाहिद शख्स हैं जो कि अपने गांव से PhD के लिए ऑक्सफोर्ड में जिनका मतलब रहा है सफ़र। तो ये सफ़र जो था गांव से ऑक्सफोर्ड तक कैसा रहा, और रास्ते में क्या मुश्किलात भी कोई पेश आई, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा ज़रा। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, और उसके बाद मतलब ये जो एक सफ़र था ऑब्वियसली एक लॉन्ग जर्नी है। चित्राल से स्टार्ट किया और फिर उसके बाद चित्राल में ही मैंने क्लास 10 तक पढ़ा, पहले आर्मी स्कूल में, फिर खान हायर सेकेंडरी स्कूल चित्राल में। उसके बाद फिर मैं एक एक्सचेंज प्रोग्राम में US गया, यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम। वहाँ से वापस आके कराची से पढ़ा, और हबीब यूनिवर्सिटी से मैंने अंडरग्रेड की डिग्री ली सोशल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी में। उसके बाद फिर मैं लंदन चला गया, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज़ का एक प्रोग्राम होता है उसमें, और फिर वहाँ से जाके मैंने ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया। तो ये एक काफ़ी लंबा सफ़र है, और इसमें कई मौक़े मिले, स्कॉलरशिप्स के मौक़े मिले, जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, जो मसाइल थे, उनको उस तरह से मैंने डील किया। और अदरवाइज़ यही था कि आप फैमिली से दूर रह रहे हैं, और ये मेरे ख़्याल में काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए कॉमन मसाइल हैं। तो कोई ऐसा इतना कोई यूनिक केस नहीं था, लेकिन ये जो मसाइल हैं ये हम जो रूरल एरियाज से हैं, चित्राल से हैं, या फिर मतलब गिलगित बल्तिस्तान से हैं, इस तरह के इलाकों से बच्चे हमेशा अपने घरों से दूर जाके पढ़ते हैं, क्योंकि अपने इलाके में क्वालिटी एजुकेशन अभी तक फराहम नहीं की जा रही। ठीक है, लेकिन एक यूनिक चीज़ थी, वो आपका इस्तकबाल था। जब आपका गाँव वालों ने इस्तकबाल किया, आपको भी कुछ दूल्हे दूल्हे वाली फीलिंग आ रही थी? ये बताइएगा कितना सरप्राइजिंग था आपके लिए? ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि गांव के सारे लोग बाहर निकले हुए थे और वो खुशामदीद कह रहे थे। वैसे तो मतलब चित्राल में ये कल्चर है कि वो किसी भी खुशी के मौके में इस तरह का एक जो है ना मतलब एक रिचुअल, एक ट्रेडिशन होता है कि सब लोग मिलके खुशी मनाते हैं साथ में और जो है ना वेलकम करते हैं। लेकिन मोस्टली ये होता है जब कोई शादी ब्याह हो या फिर कोई किसी ने बहुत कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल किया हो, मतलब जॉब के हवाले से या फिर रिटायरमेंट किसी का हो रहा हो, तो इस तरह के मौके पे होता है। ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा है कि एजुकेशन को इस तरह से सेलिब्रेट किया गया। तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग अब जो है एजुकेशन को एज अ फील्ड अब एक्सेप्ट करने लगे हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। वैसे ही मतलब चित्राल में इल्म दोस्ती बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इस तरह से सेलिब्रेट करने का मतलब ये है कि लोग सिर्फ जॉब पे फोकस नहीं कर रहे, बल्कि वो चाह रहे हैं कि जो चित्राल से बच्चे हैं वो पढ़ें, वो PhD अकेडमिया में जाएं और इन फील्ड्स में भी जो है ना मुल्क का नाम रोशन करें। अच्छा अब्दुल वाहिद, आप ऑक्सफोर्ड में इस वक्त PhD किस मौजू में कर रहे हैं और क्या PhD करके वतन वापस आने के भी कोई चांसेस हैं कि वतन वापस आएंगे, अपने इलाके के लिए काम करेंगे?
मेरा जो उन्वान है वो चित्राल पे ही है। मेरा मास्टर्स का थीसिस भी उसी पे है, उससे रिलेटेड है। और जो पीएचडी का जो मेरा टॉपिक है वो बेसिकली जो चित्राल में शमूलियात जो हैं, जो कॉमन से जिसे हम कहते हैं, जैसे कि जो हमारे चरागाह हो गए, दरिया वगैरह, उसको कम्युनिटी किस तरह से मैनेज करते हैं, ये एक काफ़ी बड़ा जो है ना एक डिस्कशन है जियोग्राफी और इन्वायरमेंट में के फील्ड में। तो मैं इसी पे काम कर रहा हूँ और देखना चाह रहा हूँ कि कम्युनिटी के लिए ये जो कॉमन से ये क्या माने रखते हैं। चरागाह जो है वो सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि उससे उनकी रूहानी और जो है ना इकनॉमिक काफ़ी उनकी रिलेशन होती है। तो बेसिकली इसको मैं देखना चाह रहा हूँ और दुनिया को दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह लोग माहौल के साथ अपने ताल्लुकात रखते हैं चित्राल जैसे एक पसमानदा इलाके में, और उनके इस ताल्लुक से माहौलियात के लिए कितने अच्छे और बुरे जो है ना असरात पड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ मगर अगर इस जो एक लाइवलीहुड है उसको चेंज किया जाए तो उसका क्या असर होगा। और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह वापस आने का प्लान है। अभी 3-4 साल तो वैसे भी पीएचडी में लग जाएंगे, लेकिन होपफुली किसी न किसी तरह से वापस आके जो है ना अपने इलाके को सर्व करने का पूरा जो है इरादा है। और उसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड की जाए, एकेडमिक्स की, रिसर्चर्स की, या फिर किसी इदारे के साथ काम करते हुए जो है बड़ी अच्छी सोच है। अब्दुल वाहिद, आपकी नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, ख़ास तौर पर जो आपके इलाके के नौजवान हैं, ताकि उनमें भी ये जज्बा पैदा हो? मेरा पैगाम यही होगा कि जितने मसाइल हैं उतने सलूशंस भी मौजूद हैं दुनिया में। ऑब्वियसली मतलब दुनिया में जो है ना बराबरी नहीं है, बहुत सारे जगहों में जो है वो रिमोट एरिया से, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम हैं, माली लिहाज से हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन इन चीज़ों को पे हावी होने का नाम ही ज़िंदगी है मेरे ख़्याल में। बहुत सारे मौक़े ऐसे हैं जिनको टैप करने की ज़रूरत है, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं। मैंने ख़ुद मतलब अंडर ग्रेड के बाद से कभी मैंने ख़ुद से फ़ीस पे नहीं की, बल्कि स्कॉलरशिप से पे मैं पढ़ता रहा हूँ। तो मेरा पैगाम यही होगा कि सारे जितने भी आपके मौक़े हैं उनको ढूंढें और कोशिश करें कि आप किसी मसाइल की वजह से क्विट करने के बजाय जो है ना कोई आप अल्टरनेटिव ढूंढें और उस अल्टरनेटिव को लेके आगे जाएं। और इंशाल्लाह जो है एक वक्त आएगा जब ये जितने भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जगह हैं, ये भी जो है ना मुल्क की सतह पर बहुत करेंगे और लोगों को क्वालिटी लाइफ जो है ना वो मिल जाए। ठीक है अब्दुल वाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, एक बार फिर आपको मुबारक हो, और जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं उनमें भी अल्लाह करे कि आप कामयाब हों। और इस तरह से पढ़ाई को, इल्म को सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हर गांव में ये सेलिब्रेट किया जाए, हर ज़िले में ये सेलिब्रेट किया जाए, हर शहर में किया जाए, बच्चे में जज्बा पैदा हो कि हमने इस लेवल पे पहुंचना था कि हमारा भी ऐसे इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल एप्रिसिएशन इन्हें किसी भी अंदाज में दी जा सकती है। और पाकिस्तान की जो ज़मीन है वो वाकई बड़ी ज़रखेज़ है हमजा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर टैलेंट की भी कोई कमी नहीं है, जहाँ पर इस तरह के नाम हमारे सामने आते हैं अब्दुल वाहिद की तरह की। वैसे ही हमारे पास और भी मज़ीद नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का यंग टैलेंट बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही है। ख़ास तौर पे अभी हम बात करने जा रहे हैं गुलकारी की। अगर यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान में बेशुमार ऐसी आवाज़ें मौजूद हैं जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं, और कई ऐसी आवाज़ें अभी हम सुन पा रहे हैं कि जिनको सुनकर लगता है कि ये भी पाकिस्तान का नाम फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रोशन करेंगी। बस क्या ज़रूरत है, अप्रिशिएट किया जाए, इन लोगों को प्रमोट किया जाए, तभी ये वो लोग हैं बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं बेचारा बड़ी मेहनत करता है, और सिर्फ उसको दाद दे दी जाए ना तो उसका हौसला ये आसमान तक पहुंच जाता है। तो बस इनको अप्रिशिएट करना है। हमारे साथ ऐसी ही गुलकार, नौजवान गुलकार आज मौजूद हैं, हमजा नासिर, उनको वेलकम कहेंगे। हमजा वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस अभी आप हमें बता रहे थे, हमने जब पूछा इनसे कि क्लासिकल कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया, गज़ल कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया, बाकायदा सीखते रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं क्लासिकल की ट्रेनिंग लेता रहा हूँ, बड़ा तवील अरसा तो नहीं लेकिन जितनी ली है क्लासिकल की ट्रेनिंग लेता रहा हूँ। फिर कॉम्पिटिशन्स में स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल पे भी, यूनिवर्सिटी में कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। उसके बाद फिर जैसे ही प्रॉपर्ली म्यूज़िक को स्टार्ट किया है तो उसके बाद ओरिजिनल्स पे अपना जोर है। अच्छा, ओरिजिनल्स भी हैं? क्योंकि मेरे नज़दीक पाकिस्तान में ओरिजिनल्स का काफ़ी फुकदान है। कवर्स में हमें काफ़ी अरूज हासिल है आज तक। तो मेरी कोशिश यही है कि जब से मैंने स्टार्ट किया है, मेरी कोशिश है कि मैं अपना कंटेंट ओरिजिनल जितना हो सके ओरिजिनल कंटेंट। ओरिजिनल कुछ हमें सुनाएं भी, हम आपका ओरिजिनल सुनना चाहेंगे। मैं बिल्कुल, अभी जो प्लानिंग है वो मेरा पूरा एल्बम है जो आगे हर माह की लास्ट पे या स्टार्ट पे आएगा, और एक जो रिलीज़ हो चुका है उसके मैं चंद अशार आप तक पहुँचा।
तुमसे वफाएं करेंगे, बस ये दुआएं करेंगे, तुमसे वफाएं करेंगे, बस ये दुआएं करेंगे, साथ मिले मुझको तुम्हारा, तुम ही बनो मेरा सहारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा। तेरी अदाएं मार गिराए, कत्ले आम करें, हम वो दीवाने जो तुम पर सुबह हो शाम मरे, कितना हंसी चेहरा तुम्हारा, मुझको लगे ये चांद से प्यारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा, ओ मेरे यारा। गज़ल और क्लासिकल और आपके ओरिजिनल्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसकी क्या वजह? बस इसकी वजह यही है कि मैं ज़रा मिक्सचर निकालना चाह रहा हूँ कुछ, कि क्लासिकल भी ज़रूरी है म्यूज़िक में, क्लासिकल ज़रूरी नहीं है, क्लासिकल ज़रूरी है, तो उस चीज़ को उसके अकॉर्डिंग लेके चलना बहुत ज़रूरी है आजकल के ट्रेंड को देखते हुए। नहीं बिल्कुल ठीक है। तो वैसे आप कवर्स जो हैं उनको को ख़ास पसंद नहीं करते हैं, ये भी आपकी गुफ्तगू से, लेकिन कुछ फेवरेट सिंगर्स होते हैं जिनके बंदा गाने गुनगुनाता रहता है? नहीं, सिंगर सब पसंद हैं, कवर्स को भी मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ को जानता हूँ कि जैसे नुसरत साहब ने जो चीज़ परफॉर्म कर दी है, मेरे ख्याल से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, उससे बेहतर तो नहीं गा सकते, लेकिन गाना ज़रूर चाहिए, सीखना चाहिए। हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं पाकिस्तान के और हमारे जिनसे हम सीखते हैं वो सभी मेरे फेवरेट हैं। सजाद अली साहब हो गए, नुसरत साहब हो गए। जी हमजा, जैसे आप फेवरेट की बात करें तो मोस्ट फेवरेट कौन सा है जिसको आप गाना मतलब पसंद करते हैं कि मैं इनकी जो है ना इंस्पिरेशन होती है ना एक इंसान की, तो वो कौन आपकी इंस्पिरेशन रहा, शौक कहाँ से पैदा हुआ? और पूरी दुनिया की इंस्पिरेशन नुसरत फतेह अली खान साहब हैं, हमारे जो पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं। उसके अलावा भी सजाद अली साहब हैं और भी काफ़ी नाम हैं, जितने भी हमसे जितने भी सीनियर हैं मेरे लिए वो सारे ही काबिल एहतराम हैं और सभी से मैं सीखता हूँ, सभी से इंस्पायर। सजाद अली साहब की कोई चीज़ हमें सुना दें फिर आप। सजाद अली साहब आपके फेवरेट्स में से हैं? सजाद अली साहब का पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा वायरल रहा, अभी भी वायरल है, पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा उसकी हाइप थी, रावी। वो आजकल ऊपर भी आया हुआ है, तो मैं उसके बिल्कुल आपको सुनाता हूँ। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। जे रावी विच पानी कोई नहीं ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेलिया कोई ना ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया खोल के मैं जख्मां दी थां ते रोड़ ला, ते रावी विच पानी कोई नहीं। ओ एक ऐसी मजबूरी हो गई कि सजना तो दूरी हो गई, दे वेलियां दे नाल वगदी ए जिंद कदों पूरी हो गई। कखां च दरिया रोर के मैं जख्मां दी थां ते रोरना, जे इत्थों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे, मैं बेड़ियां हजार छोड़ना
मैं पानी विचों साह निचोड़ ਲਾਂ जे इथों कदी रावी लंघ जावे हाय हमें बताएं कि जो नौजवान सिंगर्स हैं उनको चैलेंजेस क्या दरपेश हैं कि जो बड़ा मुश्किल हो रहा है, उनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? अच्छा, हमारे यहाँ सबसे पहले तो फुकदान है कोई एक प्लेटफॉर्म का ना, गिने चुने प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें लोगों को बहुत स्ट्रगल करके, वॉइस ऑफ नेशन है, जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत स्ट्रगल करके नीचे के आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। कुछ पैसे की कमी की वजह से कि एक ओरिजिनल अगर आपने निकालना है तो आपके पास लाखों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अच्छा। कम से कम लाखों की इन्वेस्टमेंट। आपने वीडियो भी करवानी है, प्रोडक्शन होगी उसकी, वो सब कुछ मिला? मेरी अपनी प्रोडक्शन है क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है म्यूज़िक को, तो डिसाइड किया कि जब काम ही ये करना है तो मैंने अपनी सबसे पहले ऑडियो की प्रोडक्शन लगाई, जिससे फिर मैंने वीडियो की प्रोडक्शन लगाई। और हमने वेरिएशंस के नाम से, मेरा एक बैंड था जो मैं पेप्सी परफॉर्म करके आया अपने बैंड के साथ, उसी नाम से मैंने प्रोडक्शन की। अब उसमें हमने एक म्यूजिकल सीजन निकाला, उसमें यंग टैलेंट की प्रमोशन के लिए, जिसको प्रोड्यूस मैंने किया, और यंग टैलेंट की प्रमोशन के लिए उसमें 8 गाने बनाए जो कि सभी डिजर्विंग लोग थे जितने, उनको हमने उसमें मौका दिया कि आप अपने ओरिजिनल जो खुद मैंने बनाए लिखे और आगे उसको हमने एक बड़ा अच्छा सेशन निकाला। और अब नेक्स्ट सेशन के लिए भी हमारी कोशिश है कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। चलें जी, आपने जो सोचा है, जो आप कर रहे हैं, उसमें आपको कामयाबी मिले। कोई एक और चीज़ जो आपको पसंद हो वो हमें सुना दीजिएगा। चलिए, मैं आपने फरमाइश की थी आने से पहले, खमाज सुना दीजिए। हाँ, मैं आपको उसके चंद अशार सुना दूँ। खमाज। तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सोना आंगना, जैसे सोना आंगना, नैन तिहारी राह निहारे, नैन तिहारी राह निहारे, नैनन को तरसाना, नैनन को तरसाना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। हो प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे वो बेहरवा, जब हम ना होंगे तो बेहरवा, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। बात है हमजा, क्या बात है, बहुत अच्छा आपने इसको निभाया। अच्छा, गिटारिस्ट हमारे साथ जो मौजूद हैं, मुमताज़। एक चीज़ मैं और बता दूं, आज मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं और मुमताज़ की आज हैप्पी बर्थडे भी है, तो हमारे गिटारिस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, हैप्पी बर्थडे मुमताज़। और मुमताज़ हुसैन हमारे साथ हैं, ताफू साहब के जो तबला नवाज़, मशहूर तबला नवाज़, उनके पोते हैं। हाँ, पोते हैं, उनके घराने से हैं, उनके पोते हैं। बहुत अच्छे गिटार वो बजा रहे हैं और जो हैं हम उनको अकेले भी बुलाएंगे, उनसे मतलब उनसे पूछेंगे कि किधर
तबले की तरफ नहीं गए, गिटार की तरफ आ गए, या फिर तबला भी बहुत अच्छा बजाते हैं, उनको हम जो है उनसे ही पूछेंगे। तो हमजा, ये आपके बैंड का हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बैंड की रीढ़ की हड्डी है ये। अच्छा तो हमारा बैंड हमने स्टार्ट भी इकट्ठे किया था वेरिएशंस के नाम से, तो अब आगे भी इंशाल्लाह जब तक चलता रहेगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया हमजा, आप आए। मुमताज़ का बहुत शुक्रिया कि वो भी आए, और अगली दफ़ा हम उनको इंशाल्लाह स्क्रीन के सामने जो है बुलाएंगे और उनको सुनेंगे उसके ऊपर। हैप्पी बर्थडे एक बार फिर से हम उनको हैप्पी बर्थडे भी विश करेंगे हम सबकी तरफ से और पूरी नेशन की तरफ से। अच्छा जी, वीकेंड है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय करना है और बहुत खुश रहना है इंशाल्लाह। मंडे को भी एंजॉय करना है, मौसम को भी एंजॉय करना है, मौसम को तो भी हम भी एंजॉय करने जा रहे हैं, तो मौसम को एंजॉय करना है इंशाल्लाह। मंडे को फिर मुलाकात होगी, अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।